हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ सीए इंटर अकाउंटेंसी। सर क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? आज हम बेटा टॉपिक पढ़ने वाले हैं AS 10 को ही कंटिन्यू करेंगे। सर ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये क्या कहने वाली बात कर रहे हो सर आप? हम समझदार हुए हैं। अगर हमने लेक्चर 8 देखा था कल को, तो आज लेक्चर 9 देखेंगे। टॉपिक भी यही रहेगा, AS देन PPE। और हमारा टारगेट क्या था? हम हर लेक्चर में टारगेट को रिवील करेंगे। हमारा टारगेट था, बताओ 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 ना, 80 प्लस मार्क्स। 80 प्लस का टारगेट था, लेकिन 80 प्लस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 81 लेके आने हैं। नहीं 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 नहीं, 90 प्लस भी जाएंगे। 80 प्लस का मतलब है कम से कम 80 नंबर चाहिए हमको। क्या सर आ पाएंगे 80? क्या आपके तो 100 नंबर भी आ जाएंगे। हमको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मस्ती करनी है, पढ़ाई इंजॉय लेके करनी है, एंड हमको आग लगा देनी है। एंड बहुत बड़ी बात, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी नोट्स होंगे, कोई भी और बात होगी, मैं कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूं? अब उन छोटी छोटी बातों के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं तैयार कर सकता। उसके लिए आपको मैं, जो मेरा चैनल है टेलीग्राम का, वहीं पे मैसेज करूंगा जो भी कोई फर्दर कम्युनिकेशन होगा। एंड आपको घबराने की कोई बात नहीं है। सर वो बच्चा तो वहां से पढ़ रहा है, वो बच्चा तो वहां से पढ़ रहा है। अगर आप मुझसे लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो मान के चलना आपकी नॉलेज दूसरे बच्चे से ऊपर ही रहेगी, कम नहीं कभी हो सकती। मुझे इतना खुद पे विश्वास है। कि मुझे क्यों विश्वास है? क्योंकि जो मेरे बच्चे ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं ना, उनको अपनी जान से ज्यादा कार्तिक पे विश्वास है। क्योंकि कोई भी बच्चा यूट्यूब पे अगर लेक्चर देख रहा है किसी का, तो मतलब उसको उस बंदे पे विश्वास है। तो आपको मुझ पे विश्वास रखना पड़ेगा। एंड अगर आप मुझ पे विश्वास रखोगे ना, तो आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ। बिल्कुल बेटा, आपके लिए जान भी हाजिर है। लेकिन पढ़ाई करना आपका फर्ज है, अच्छे नंबर लेके आना आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है आपको गाइड करना। आपके साथ बन के रहूंगा, हिम्मत नहीं हारना। बड़ा सब बनना चाहते हैं, लेकिन बन कोई नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत करना नहीं चाहते। नवंबर 21 एग्जामिनेशन आने को है, 8 मार्च। आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। आज तारीख हुई है 8 ऑफ मार्च। आज 8 मार्च है, आज की डेट में मैं लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपके सामने। अब यूट्यूब पे आएगा 8-9 को आ सकता है, पता नहीं कब आ सकता है, लेकिन आज की तारीख में 8 मार्च है। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। बस मुझे आपके बढ़िया नंबर चाहिए, मैं आपके लिए बहुत एफर्ट कर रहा हूं। एंड प्लीज प्रोवाइड योर ऑनेस्ट फीडबैक। जो बच्चा लेक्चर देख रहा है, पहले आके यूट्यूब पे कमेंट कर दे कि सर आया हूं मैं यहाँ पे। अब आई डोंट नो कि कौन सा बच्चा लेक्चर देख रहा है नहीं देख रहा, क्योंकि फ्यूचर में डाउट्स होंगे, कुछ होंगे, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा? वहां पे आप अपना फीडबैक बताना। फीडबैक ऑनेस्ट होना चाहिए, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी। जैसा आपको जो लगता है मन में वही लिखना। लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो लिखना, नहीं लग रहे हो तो लिखना। अगर लेक्चर अच्छे, सपोज करो कि नहीं समझ आ रही, तो मैं अपने आप को और इंप्रूव करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, फील अकाउंट विद कार्तिक। फील आ रही है कि नहीं आ रही भाई? बताओ बच्चा, यस या नो? फील आई है कि नहीं आ रही? यस या नो अभी बताओ भाई, मुझे नहीं पता बेटा, मुझे अभी जानना है आपसे। फील आई क्या नहीं आई? सर हम तो घर पे आराम से बैठे, मम्मी सुन लेगी। मम्मी क्या सुनेगी यार? यस या नो ही बोलना है, बोलो। आऊं क्या? आऊं क्या? नहीं सर मत आना। चलो आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, यस। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब नवंबर 21 के एग्जामिनेशन के अंदर। जज्बा चाहिए, रैंक चाहिए ना आपको, बस पढ़ाई करो, चलते चलो, मंजिल पे पहुंच जाओगे। पास फेल का नहीं सोचना, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मेहनत करना। मेहनत हम करेंगे, सीए बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे क्या बनेंगे? नवाब साहब बनेंगे। तो आप बनोगे नवाब साहिब। सर गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, गर्ल्स भी हैं, तो वो बन जाएंगी साहिबा, बन जाएंगी रानी, बन जाएंगी क्वीन, बन जाएंगी मैडम। चलो, हमने पढ़ा था AS 10। क्या नाम था AS 10 का? हमने पढ़ा था AS 10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसका हमने नाम दिया था PPE। PPE दिया था। आपसे कोई भी चीज पूछता है PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका AS कौन सा है? AS 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। टोटल AS कितने थे? आपकी नॉलेज में नहीं छोड़ूंगा आपको। टोटल
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं सर? वो है 27। पहले कितने थे? 29। सर 2 AS कम हो गए थे। कौन कौन से? एक तो AS 6 हो गया था कम और एक AS 8 हो गया था। ये बन के हो गया था AS 10। इसको बोला जाता है रिवाइज्ड, क्योंकि ये रिवाइज हुआ AS 10, समझ गए ना? और ये कट गया, ऐसे ही AS 8 भी कट गया और ये रिवाइज हुआ AS 26 में जाके हो गया, आपस में मर्ज हो गए। तो आपके सामने 27 है, लेकिन हमारे जो ग्रुप 1 के अंदर पेपर 1 अकाउंटिंग्स में जो AS हैं वो बहुत ही थोड़े से हैं। 8 से 9 AS हमको पढ़ने हैं, जो हमको कम से कम 25 नंबर देके जाएंगे, सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बाकी जो आपका फ्रेमवर्क है, जो आपकी AS की, उसकी क्या है एप्लीकेबिलिटी एंड जो भी आपके गाइडेंस नोट वगैरह हैं, भी ASQ आया, उसके भी आपको 5 से 10 मार्क्स जरूर मिलेंगे। मॉड्यूल 1 को हल्के में मत लेना। AS बेटा आपका बेस है। बच्चे के मैसेज आते हैं सर AS क्यों पढ़ा रहे हो? AS इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मेरे जो बच्चे हैं, यस मैं आपको मेरा ही बच्चा मानता हूं, मेरा जो लेक्चर देख रहा है वो बच्चा मेरा होगा, वो मेरा स्टूडेंट होगा। मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो इंटर में सहा है ना, वो आपको सहना ना पड़े। चलिए हम फटाफट 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। पीपी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन। आपको ना एक बात रखना, कभी भी कोई चैप्टर पढ़ना हो ना, ये नहीं टैक्स इसमें नहीं, कोई भी लॉ का, कोस्टिंग का, FM का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो ना, आपको सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन देनी है कि यार इसमें है क्या, कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूं, व्हाई। कहीं भी लेक्चर ले रहे हो सवाल पूछना, व्हाई आई एम डूइंग दिस चैप्टर, मुझे क्या जरूरत है CA में इस चैप्टर को करने की, क्योंकि लॉजिक होता है हर चीज का। हमने बताया था, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम जो ये पूरा बना रहे हैं अकाउंट्स, क्या होगा इसके, हम जो पूरा बना रहे हैं अकाउंट्स, हमारा मेन बेसिस क्या है? हमारा मेन बेसिस है, हमको एक मिनट कोई दिक्कत आ गई इसके अंदर, तभी ये काम नहीं कर रहा, मैं बंद करते हैं फिर दोबारा खोल लेते हैं इस चीज को। खुल जाएगा अब। खुल गया ना? हमारा जो मेन मुद्दा है पूरे अकाउंट्स का, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर। कि जो कंपनी के यूजर हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूजर को समझ आना चाहिए हमें। और पीपी का क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमारी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करते हैं, क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है। आपको बताया था पहले हम लिखते थे फिक्स असेट, अब फिक्स असेट नहीं लिखते, उन्हें नाम दे दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों? हमें सर इंटरनेशनल भी तो मैच करना है, हम हिंदुस्तान में थोड़ी रहेंगे, हमें तो पूरे विश्व में झंडा गाड़ना है। दैट्स व्हाई हमने उसका नाम बदल दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टू मैच विद द इंटरनेशनल, टू मैच विद द इंडियस, क्योंकि AS एंड इंडियस आर टू सेपरेट थिंग। लेकिन अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AS को और इंडियस को सेम लाना चाहती है, तो दैट्स व्हाई क्या कर रहे हैं, AS को भी रिवाइज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई नाम पड़ गया आपका PPE। चलिए सर, ऑब्जेक्टिव पढ़ा था टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर PPE, हमें ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करना है PPE को। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद क्या करना है, जो कंपनी के यूजर हैं, जो भी कंपनी के यूजर हैं, उनकी हेल्प लेनी है टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मेन मुद्दा किसका है, यूजर का। अगर यूजर को ही उसकी बात नहीं समझ आई तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई तुक नहीं है। हम क्यों बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्यों? यूजर क्या करेगा, उससे इंफॉर्मेशन जानेगा इन्वेस्टमेंट की, कंपनी के पास कौन कौन सी असेट है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट, कि चेंजेस क्या हुआ इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो बताया गया था। इश्यूज क्या है पीपी के अंदर, ये तो थी इंट्रोडक्शन कि इसमें AS में ऐसी ऐसी बातें लिखी जाएंगी। अब थी प्रिंसिपल इश्यूज, मैंने बताया गया था, क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ PPE, या आपको सबसे पहले PPE को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद क्या करनी है, कैरिंग अमाउंट, हमें उसकी कैरिंग अमाउंट पता करनी है। सर कैरिंग अमाउंट क्या होती है? आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखना, आप किसी कंपनी की कोई भी क्वेश्चन देखना, जो आपको क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च को अमाउंट्स होंगी ना, वहां पे उसको बोला जाता है कैरिंग अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपका
कैश का बैलेंस आ रहा है 20,000 रुपीज, दैट मीन्स 20,000 इज द कैरिंग अमाउंट, समझ गए ना। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन चार्ज, आप करते रहते हो कि सर इसका डेप्रिसिएशन इतना है, इसका P&L में इतना, ये कौन बताएगा, ये AS 10 बताएगा। कैन यू इमेजिन, अगर मैं आपको ये AS नहीं समझाता, अभी बाद में समझाता, तो आपको डेप्रिसिएशन का भी मीनिंग समझ नहीं आता, क्योंकि डेप्रिसिएशन पूरे अकाउंट्स में आपको हर चैप्टर में फेस करना ही करना पड़ेगा। और अगर आपने उसका लॉजिक यही समझ लिया कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या उसके रूल्स हैं, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कौन बताएगा, AS 10 बताएगा आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि ये इसका मेन काम है, प्रिंसिपल इश्यू मतलब ये इसका मेन काम है। उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस भी बताएगा। इंपेयरमेंट का AS कोई और है, इंपेयरमेंट का AS कोई और है, लेकिन ये क्या बोलता, इसके अंदर अगर कोई इंपेयरमेंट का लॉस भी है उसको आप माइनस कर दो। कहता अगर कोई इंपेयरमेंट का लॉस भी है आप उसको माइनस कर दो, लेकिन वो लॉस कैसे निकाला जाएगा उसका AS कोई और है, वो लॉस कैसे निकाला जाएगा उसका AS कोई और है। और वो कौन सा AS है, आपके फर्स्ट ग्रुप में उसका AS का सिलेबस नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे भी इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए, आपको बताया गया था, स्कोप की बात की गई थी कि हर जो भी चीज पीपी के अंदर है वो अप्लाई हो जाएगी। एक्सेप्शन बताया था, अगर कोई दूसरा AS बोलता है कि यार इससे काम नहीं चलेगा, कोई और चीज करनी पड़ेगी, तब आपको दूसरा AS अप्लाई करना पड़ जाएगा। और आपको बताया था जैसे कि AS 19 है, AS 19 क्या है, लीजेस का, ये भी आपके पार्ट में नहीं है फर्स्ट ग्रुप पे। फिर हमने बात की थी नॉन एप्लीकेबिलिटी की, कि हर AS का एक तो स्कोप होता है कि वो कहां कहां एप्लीकेबल है, एक होता है नॉट एप्लीकेबल, जैसे कि AS 2 में था नॉट एप्लीकेबिलिटी, वैसे ही AS 10 में ये कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होता। आपको भर भर के समझाया गया था कि कहां एप्लीकेबल नहीं है, बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कि ऐसे बायोलॉजिकल असेट जो कि क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ। एंड बायोलॉजिकल असेट का मतलब क्या होता है, मतलब सर या तो लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट, लेकिन अगर आपके लिविंग प्लांट हैं, अगर वो लिविंग प्लांट हैं और ये बैरियर की डेफिनेशन में आ जाते हैं, तब आपका AS 10 अप्लाई हो जाएगा। बायोलॉजिकल असेट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक लिविंग एनिमल, एक लिविंग प्लांट। जो लिविंग प्लांट हैं मतलब वो क्या होते हैं, हमारे बैरियर प्लांट होते हैं। और यहां लिखा हुआ है अदर देन बैरियर प्लांट, मतलब बैरियर प्लांट पे AS 10 एप्लीकेबल है। सर बैरियर प्लांट क्या होते हैं, विच इज यूज्ड वर्ड का मत भूलना, barrier plant is used in the production of the agriculture produce for and which is expected to bear produce for more than 12 month and has a remote likelihood to sell as a एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समझ गए ना, आपको वो प्लांट सेल नहीं करना, आपका फर्ज क्या है कि जो आपने आम के पेड़ लगाए हैं, उस आम का जो पेड़ है ना वो आपका बैरियर प्लांट होगा। सर जो सेब लगे हैं बेटा, वो तो आपने सेब तोड़ के बेच दिए, बेचने का मतलब आपका वो बिजनेस हो गया। और हम कोई भी असेट हम सेल करने को नहीं रखते, बैरियर प्लांट के अंदर। एंड बताया गया था भी कौन कौन सा प्लांट बैरियर नहीं है, एक क्या थी आपकी क्रॉप्स थी, वो बैरियर प्लांट नहीं है। और एक क्या चीज थी कि अगर कोई प्लांट यूज हो रहा है किसके लिए, प्रोड्यूस के लिए भी यूज हो रहा है, कि वहां से आम लगेंगे और उसके बाद आम को तोड़ के उस पेड़ को काट दिया जाएगा, मतलब उसका आगे यूज नहीं करना, तब भी वो बैरियर प्लांट नहीं है। थर्ड एग्जांपल क्या दिया था कि प्लांट यूज्ड एज अ लंबर, मतलब कि हमने पेड़ उगाया, पेड़ क्यों उगाया, ताकि हम उसकी लकड़ियां काट के बेच सकें। जहां पे सेल की बात आ गई, हमको ये बेचना है, तब वो बैरियर प्लांट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहली ही बात बोलता है कि which is used in the production or supply of agriculture produce। और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, उन आम से, उन पेड़ों से जो भी सामान आएगा उनको बेचेंगे, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एंड AS 10 सिर्फ उस
किस पे एप्लीकेबल है? उस आम के पेड़ पे एप्लीकेबल है, सिर्फ उस जो वहां से मैंगो निकला, एप्पल निकला, उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सेल होने जा रहा है मार्केट के अंदर। जो भी आप सेल करके आपकी इनकम आएगी वो आपकी इनकम हो जाएगी। उसके बाद ये लिखा था कि जो वेस्टिंग असेट है, और हमने ये लिखा था बायोलॉजिकल असेट के अंदर अगर लिविंग एनिमल हैं और अगर वो पीपीई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई हो जाती है तब वो आपका एएस 10 के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। लिख दिया, इट इज डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूस ऑन बेरियर प्लांट, मतलब सिर्फ ये बेरियर प्लांट पे एप्लीकेबल है, जो उसका प्रोड्यूस होगा। लिखो यहां पे क्या मतलब इसका, आम, जो आपके आम होंगे यहाँ पे या कोई सेब केला होगा उस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो तो आप सेल करने जा रहे हो मार्केट के अंदर। बेटा समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, AS10 ये आपको समझ गया। पीपी की बात की गई थी, पीपी क्या है बताया गया था, पीपी आर द टेंजिबल आइटम। पहली बात है कि सर रिकॉग्निशन फॉर पीपीई, पहला ऑब्जेक्ट, पहला क्या था, प्रिंसिपल इशू क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। आपको पीपीई की रिकॉग्निशन करने से पहले आपको पहले पीपीई की जो डेफिनेशन है उसमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गई तब हम आगे बढ़ेंगे रिकॉग्निशन वाले पार्ट के ऊपर। चलिए, पहले बता दिया कि वो टेंजिबल होनी चाहिए, मतलब आप उसको छू सकते हो। अगर सर दूसरी हुई, कौन सी, अगर सर इनटेंजिबल हुई तब क्या होगा, अगर इनटेंजिबल हुई तब क्या होगा बेटा, तब वो जाएगी किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, एंड वो वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे फर्स्ट ग्रुप के अंदर नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। खुशियों की बात है, मौका खुशी का आता है, एक बार आके चला जाता है, तो ये मौका है कि अभी तो आपको मौका मिल गया, लेकिन जब आप ग्रुप 2 में जाओगे तब नहीं छोड़ेगा ये वाला स्टैंडर्ड, तब आपको पकड़ लेगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, इसको बोलते हैं पीपीई। अब दोबारा लिख रहा है, पीपी आर द टेंजिबल आइटम डेट, डेट मतलब कि दोनों, ये भी होनी चाहिए पूरी, ये भी होनी चाहिए, मतलब कम से कम 12 मंथ का वो होना चाहिए बेटा, 12 मंथ का होना चाहिए। पीपीई मतलब टेंजिबल आइटम, पीपीई हेल्ड फॉर, यहां पे लिखे है यूज यूज यूज। अगर इसको सेल करना है तो वो आपका इन्वेंट्री बन जाएगा या कोई और असेट बन जाएगी, आपकी पीपी में नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो पीपी यूज हो रहा है ना बेटा किसी आपकी सप्लाई के अंदर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तब वो आ जाएगा। या फॉर रेंटल्स टू अदर, अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग ने आपने हेल्ड की है, हेल्ड मतलब 31 मार्च पे वो चीज होनी चाहिए, समझ गए ना, आपने बिल्डिंग हेल्ड की हुई है फॉर रेंटल्स टू अदर, की आप दूसरे को बिल्डिंग रेंट पे देते तब भी आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, फॉर एडमिन पर्पज, ये भी समझाया गया था कि कोई भी आपका एडमिन पर्पज हो सकता है, आपके ऑफिस के लिए, आपकी फाइनेंस टीम के लिए, आपकी सेल टीम के लिए, आपके फर्नीचर, चेयर, लैपटॉप, पीसी, एसी जो भी ऑफिस में लगे होते हैं आपके, उसको भी पीपी मान लेगा। लेकिन यूज्ड मोर देन 12 मंथ, वो 12 मंथ से ऊपर होना चाहिएगा, मतलब उसका कम से कम यूज 12 मंथ होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि वो चीज 12 मंथ तक यूज नहीं हो सकती, देन वो पीपी में नहीं जाएगा, देन वो पीपी में जा नहीं सकता, देन वो पीपी में जा नहीं सकता, समझ गया ना, वो पीपी में जा नहीं सकेगा। वैसे सर कोई एग्जांपल देना, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, चलो बेटा एग्जांपल देते हैं आपको। एक बात बताओ, कोविड आया था सर, बिल्कुल आया था, उसमें थी पीपीई किट्स, जो पीपी किट होती है ना सर, कौन सी किट होती है, अरे व्हाइट वाली किट, जो डॉक्टर पूरी किट को पहनते हैं ना, यहां भी पहन लिया ग्लव्स, यहां भी पहन लिया, पूरी की पूरी किट पहन ली, क्या वो पीपी होगा, क्या वो उस कंपनी के लिए पीपी एज पर AS 10 होगा या नहीं होगा, सोचो, मुझे सोच के बताना, 30 सेकंड लो। जो पीपी किट्स हैं डॉक्टर लोग पहनते हैं, जो पेशेंट पहनते हैं, क्या वो पीपीई की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, बताओ फटाफट बताओ, टाइम दिया आपको। बताओ भैया, होगा या नहीं होगा।
हाँ, क्या आंसर दिया आपने? चलो, आपको ऐसा नहीं पढ़ना, डेफिनेशन माइंड में लेके आनी है। जब तक डेफिनेशन माइंड में नहीं आएगी ना, आप या मैं कोई कुछ नहीं बता सकता। सर टाइम लग रहा है, बेटा टाइम तो लगेगा ही, हमको झंडा गाड़ना है। सीए फाइनल का बच्चे को आप फेल कर दो, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलो, पीपी किट है मेरे पास, पीपीई किट्स है मेरे पास। यार क्या हो रहा है यार, ये पीपी किट है मेरे पास, ठीक है, समझ गए ना? पीपीई किट्स है मेरे पास। अब डॉक्टर पहनते हैं, अभी एक बात बताओ, टेंजिबल है वो? हम उसको छू सकते हैं नहीं छू सकते? हम उसको छू सकते हैं नहीं छू सकते? बिल्कुल सर, पीपी किट को डॉक्टर तो पहनते हैं, तो छू तो लेंगे ही। हेल्ड की हुई है, यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर एडमिन पर्पस। ये यहां पे फिट हो गया कि वो एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि पीपी किट पहनना आपके लिए एडमिन पर्पस है। अगर कोई हॉस्पिटल है उसके लिए तो वो काम हो रहा है एडमिन पर्पस के लिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। या वो यहां भी आ सकता है कि वो कोई ऑपरेशन कर रहा है, कुछ उसको लेके आ रहा है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो कहां यूज हो गया? यूज इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये हो गया। रेंटल टू अदर हो गया, ये तो हो नहीं सकता। या आपने किसी को रेंट पे दे दिए, लेकिन बेटा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन एक ध्यान रखना, कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या वो पीपी किट 12 मंथ से ऊपर रह सकती है कि नहीं रह सकती? अगर आपने पीपी किट को पहन लिया, क्या वो 12 मंथ तक आप पहनते रहोगे? क्या उसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं सर, उसका बेनिफिट एक बार मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ 12 मंथ की नहीं हो सकती। हमें तो उसको पहन के फेंक देना है। तो यहां पे वो कंडीशन, इस पॉइंट पर आके बेटा वो कंडीशन फेल हो जाती है पीपी किट्स वाली। तो पीपी किट आपके कभी भी पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं जा सकते। वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे आपके कहां? एक्सपेंसिस। वो आपका एक्सपेंसिस के अंदर जाएंगे, ये आपका खर्चा हो जाएगा पीपी का। चलिए बेटा, चलिए एडमिन पर्पस बता दिया। मैंने बताया था आइटम ऑफ पीपी में बी एक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन। गैस के सिलेंडर होते हैं ऑक्सीजन गैस के, सर वो पीपी में क्यों आएंगे? क्योंकि बेटा नॉर्मली उन गैस की जो होते हैं सिलेंडर, उनकी लाइफ अगर 12 मंथ से ऊपर है, मोर देन 12 मंथ, तो वो पीपी की डेफिनेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल थे, बायोलॉजिकल एसिड भी बता दिया, ये बता दिया, और ये भी बता दिया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बता दी। हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन फॉर द पीपी, बताया था। एंड एक मेन मुद्दा क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि अगर हमने एक भी वर्ड को स्किप कर दिया तो हमारी बैंड बच जाएगी। हमने अगर एक भी वर्ड को स्किप कर दिया हमारी बैंड बच जाएगी। क्या बोलता? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी, मतलब पीपी की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाई हो रखी है। सेटिस्फाई होने के बाद हम यहां पे आए हैं, आगे बढ़ चले हैं इस क्राइटेरिया पे कि बताओ पुत्र, हे भगवान बताओ, हमको अपनी बैलेंस शीट में उसको रिकॉग्नाइज करना है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? ये क्या लिखता? द कॉस्ट सर, ये कॉस्ट क्या है? कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेक्चर आज का ही है। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, जो आपकी आइटम लिखा है बेटा, आइटम लिखा है, ध्यान रखो, टोटल पीपी नहीं लिखा। मतलब सर अगर इसने फ्यूचर के अंदर उस पीपी के जो पीपी के अंदर कुछ भी आइटम को परचेज कर लिया, कुछ भी आइटम को ऐड कर लिया, वो भी हमारी पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि इसने वर्ड यूज किया आइटम। आइटम में बी अ कंप्लीट बिल्डिंग और आइटम में बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ बिल्डिंग। मतलब पहले एक बिल्डिंग थी, उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार बिल्डिंग का एक फ्लोर और होना चाहिए, तो आपने किया वो एक आइटम बन गई पीपी, क्योंकि वो आइटम का वर्ड यूज कर रहा है। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड तभी होगी, ओनली एंड ओनली इफ ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। बताया गया था अगर कोई असेट है उसका तो पहली एक बात बोलता है कि उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को मिलना चाहिए। एंड का मतलब होता है दोनों साथ में, जो भी उसकी कॉस्ट है वो मैच होनी चाहिए। ये आपको बताया था। कॉस्ट आज भी लग सकती है, कॉस्ट अगले साल भी लग सकती है, कभी भी लग सकती है, पता नहीं है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कंपनियां, प्लेन वाली कंपनी होती है, उनके जो इंजन है ना, उनके जो होते हैं इंजन, उनको बार बार चेंज करवाना जरूरी होता है। उनकी जो बड़ी बड़ी खर्चा होता है किसके लिए? सर्विस के लिए। अगर वो खर्चा
अगर वो खर्चा इनकर हो रहा है और उससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो रही है और एंटिटी को लगता है कि उसकी कॉस्ट है वो पता लग जाएगी एंड उसका एंटिटी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, देन वो आपकी उस पीपी के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्पेयर पार्ट की बात करी थी, अगर एस को सेटिस्फाई कर गई तो जाएगी, इसमें नहीं कहा जाएगी, इन्वेंट्री में जाएगी, एग्जांपल था। अब हम उसके बाद आए थे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट बताई गई थी, अगर छोटा मोटा रिपेयर है, छोटी मोटी आज की कॉस्ट है, वो पीपी में ऐड नहीं की जाएगी, वो पूरी की पूरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अगला बताया था रिप्लेसमेंट, आपने एक पार्ट को चेंज कर दिया भैया, पार्ट को चेंज किया मतलब कि आपने उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, उसका एंटिटी को बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर के अंदर, एंड ये कुछ एग्जांपल दिए गए थे आपको। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपको बताया था। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन आपको बताया गया था, मेजर वर्ड यूज किया, मेजर की छोटी मोटी नहीं है इंस्पेक्शन, मेजर इंस्पेक्शन है जिसमें काफी खर्चा होगा एंड उस खर्चे से एंटिटी को बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर के अंदर, तब वो आपकी कॉस्ट के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगी, मतलब उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसके अंदर वो एड बैक हो जाएगी। ठीक है सर, अब हम यहां पे आए हैं मेजरमेंट ऑफ पीपीई, मेजरमेंट ऑफ पीपीई। चलिए बहुत बढ़िया सर, मेजरमेंट ऑफ पीपीई की जो पीपीई है उसकी मेजरमेंट। सर एक बात बताओ, क्या बताऊं, चलो मेजरमेंट, सर स्पेलिंग गलत है, अरे छोड़ो ना यार, फीलिंग समझो ना, ये बात हो गई। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। कभी कभी गाना गा लेता हूँ, शौक है यार, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ पीपी मतलब कि एक बात बताओ, आपने किया क्या, पीपीई की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया, उसका जो रिकॉग्निशन था उसको भी सेटिस्फाई कर दिया तो उसको रिकॉग्नाइज करो ना। कौन बोलता है, केजरीवाल साहब बोल रहे थे, अरे तो भाई करो ना, तो मैं बोल रहा हूं करो ना रिकॉग्नाइज। सर कैसे करेंगे रिकॉग्नाइज, ये तो बताओ ना। तो इसमें होते हैं प्रकट AS 10, हमने कहा हे भगवान जी बताओ, वो बोलता वत्स, इसके लिए आपको मिलता है ये वाला पार्ट, आप पकड़ो इसको, मेजरमेंट ऑफ पीपीई। मेजरमेंट मतलब उसको मेजर कैसे करेंगे, और ये आपको भी पता है, एक होती है इनिशियल मेजरमेंट, सुन लो काम आएगी आपके फ्यूचर भी, इनिशियल मेजरमेंट, एक होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एक होती है इनिशियल मेजरमेंट और एक होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल का मतलब क्या है, व्हेन वी बुक पीपीई इन अवर, ये बड़ा बुक नहीं, इसको अच्छा इसका सही वर्ड है व्हेन वी रिकॉग्नाइज पीपीई इन अवर बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम। हम जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई पीपीई फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट, मतलब इनिशियल मेजरमेंट। एक होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब इनिशियल के बाद, मतलब जैसे कि आज आपने पीपी परचेज करी, आज जो एएस बोलता हम उसके बारे में बात करेंगे कि आज की डेट में अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है सर। लेकिन सर एक साल के बाद या एक मंथ के बाद या 10 साल के बाद क्या चीज होगी, वो सब्सिक्वेंट, नाम पढ़ो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कि उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, इनिशियल मेजरमेंट या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियल मतलब आज की डेट में जब आपने कोई भी चीज को फर्स्ट टाइम परचेज किया या कोई भी चीज को फर्स्ट टाइम अपने आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट
स्टेटमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज किया उसको बोला जाता है इनिशियल मेजरमेंट। उसके बाद होता है सब्सिक्वेंट, अगले सालों में, अगले मंथ में, अगले दिन, वो क्या होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो उसके लिए हमारा एएस क्या बोलता है, एएस एक ही बात बोलता, देखो ध्यान रखना पड़ेगा, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, मतलब ये बात कर रहा है एट का मतलब इनिशियल, लिखो एट इनिशियल रिकॉग्निशन। ये किस एक ही एरो है, क्या बोलता कोस्ट मॉडल। ये क्या है सर, ये क्या चीज है, ये क्या है रिवैल्यूएशन, आपने पढ़ा था, कहां पढ़ के आए थे, AS1 में पढ़ के आए थे, क्या नाम था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और अकाउंटिंग पॉलिसी क्या थी, कंपनी के प्रिंसिपल, याद आ रहा कि नहीं आ रहा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या पढ़ के आए थे, कंपनी के प्रिंसिपल की, उसको अपनी असेट को, उसको अपनी पीपी को कैसे मेजर करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो उसके लिए जो भी प्रिंसिपल होंगे कैसे मेजर होगा उसको बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। वैसे ही AS10 के पीपी के दो मेजर हैं, दो मॉडल बता दिए, क्या इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस ऑफ द एंटिटी, वो एंटिटी की चॉइस है क्या, एक तो है सर कोस्ट मॉडल, एक है कोस्ट मॉडल और एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। आपको थोड़ा मोटा पता होगा, एक होता है कोस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। इसको लिख लो, यहां पे अभी लिखो कि इट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, कि बेटा ये अकाउंटिंग पॉलिसी है एंटिटी की। क्योंकि जब कभी भी कोई मेजरमेंट की बात करता है ना बेटा, जब कभी भी कोई मेजरमेंट की बात करता है वो बोलती है अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी भी कैसे करोगे आप, जैसे कि हमने इन्वेंट्री में पढ़ा था कि कॉस्ट तो आपने निकाल ली, लेकिन कॉस्ट निकालने के बाद मेजरमेंट कैसे करोगे, फीफो से करोगे या वेटेड एवरेज से करोगे। वैसे ही ये बात बोलता है कॉस्ट, कौन बोलता है AS10 कि कॉस्ट वाले से करोगे या क्या किससे करोगे, रिवैल्यूएशन मॉडल से। लेकिन इसमें अंदर भी एक पॉइंट दे दिया इसने, क्या बोलता, क्या पॉइंट दिया कि जब आपका इनिशियल होगा, जब आपने परचेस किया, आज ही तो आपने असेट परचेस किया यार, आज ही परचेस किया, तो आज की डेट में आपके पास एक ही मॉडल एप्लीकेबल है जिसका नाम है कोस्ट मॉडल। आज की डेट में इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो एक ही मॉडल एप्लीकेबल है उसका नाम है कोस्ट मॉडल। क्या है, कोस्ट मॉडल। लेकिन सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट समझ गए बेटा, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब इनिशियल के बाद जो आपके पास ऑप्शन दे दिया, एंटिटी को ऑप्शन दे दिया, एंटिटी को ऑप्शन दे दिया, या तो आप कर लो कोस्ट मॉडल चूज या कर लो रिवैल्यूएशन मॉडल चूज। लेकिन 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 आप यहां पे फर्स्ट टाइम पे सिर्फ कोस्ट ही चूज कर सकते हो, और कोस्ट ही चूज करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, आपने आज असेट परचेज किया, आपने पूरी की पूरी कोस्ट निकाल ली, तो कोस्ट का मतलब क्या है, आज के डेट में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो सेम ही होगी। तो दैट्स व्हाई क्या बात बोलता कि स्टार्टिंग में अभी तो परचेज किया ना, थोड़ी शांति रखना, स्टार्टिंग में तो सिर्फ एट रिकॉग्निशन में सिर्फ आपके पास है कोस्ट मॉडल, लेकिन दिस इज मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, मतलब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। स्टार्टिंग के बाद आपके पास दो चॉइस दे दी गई, एक तो कोस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन बेटा एक पॉइंट है यहाँ पे, लिखो यहाँ पे आराम बन बना के, सर क्या पॉइंट है बताते हैं आपको। सर एक बहुत तगड़ा पॉइंट है, लोचे वाला पॉइंट है, आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे बड़ा याद है। क्या याद है सर बताते हैं आपको, ये देखो, ये देखो, मैं नहीं भूलता, आप भूल जाओ बेटा, इसको हाइलाइटर से मार्क करो, इसको हाईलाइट करो, देखो क्या बोलता, ध्यान से पढ़ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सर ये कहां लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन जैसे कि इसकी पीपी की बात की थी वैसे ही आईपी कहां लिखी हुई कि क्या चीज आईपी होती है, वो बेटा एएस बोलता। कौन सा, AS10। कहता मैं नहीं बताऊंगा भाई इसके बारे में, मुझे मेरे पास पहली बहुत कंटेंट है, मैं क्या क्या बताऊंगा। उसके लिए AS13 बोलता मैं बताऊंगा। क्या सर ये हमारे है सिलेबस में, बिल्कुल है, आपके फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएगा। हम इसके बाद AS13 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। AS13 कौन बताता है, AS13 बताता है कि आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हमें सिर्फ AS13 बताएगा, ठीक है, बात हो गई। शुड बी अकाउंटेड ओनली विद द कोस्ट मॉडल, मतलब कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कोस्ट मॉडल पर ही फॉलो होगा। मतलब उसने सब्सिक्वेंट के अंदर इसको रिवैल्यूएशन
मॉडल का चांस नहीं दिया, उसने इसको प्रोहिबिट कर दिया कि यू कांट यूज रिवैल्यूएशन मॉडल इन द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। लिखो यहाँ पे, भूल जाओगे बेटा आप लोग यार, लिखो यहां भी लिखो वहां भी लिख के आना है, क्योंकि आपके इंटरलिंकिंग चाहिए। सर आईपी का मतलब क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो AS13 बताएगा। और इसमें लिखा है कि आईपी जो हो गई प्रेस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंडर्ड, मतलब AS10 की बात कर रहा है, प्रेस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंडर्ड, वो AS10 की बात कर रहा है कि AS10 के अंदर जो कॉस्ट मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आपकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। किसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? आईपी की। मतलब यहां पे रिवैल्यूएशन का जो मॉडल है उसको चांस नहीं दिया गया, ठीक है ना। चलिए सर, मतलब सर जो पीपीई है सिर्फ उसके लिए ही एप्लीकेबल है रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन अगर कोई आईपी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके लिए सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही एप्लीकेबल रहेगा, रिवैल्यूएशन मॉडल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकता है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो सर, पढ़ गए सर। बात तो बताओ सर, अब हमको करना है रिकॉग्निशन। अब हम बात करेंगे इनिशियल मेजरमेंट की, इनिशियल रिकॉग्निशन की। हम बात करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन की। आपको पता है वो होती किस पे है? कॉस्ट मॉडल पे। एंड हमने जब ये पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है रिकॉग्निशन का, इसमें बोला था कि द कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ पीपीई शुड बी मेजर्ड रिलायबली। लिखा था या नहीं लिखा था? वहां लिखा था, मतलब ये कॉस्ट की बात कर रहा है बेटा। ये छोटा सा वर्ड है ना, ये धुआं उठा देगा आपका। अभी कॉस्ट क्या थी, जैसे हमने AS2 में पढ़ के आए थे ना, इन्वेंट्री के अंदर भी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट टू ब्रिंगिंग बैक। वैसे ही ये आपका धुआं निकलवाने वाले, लेकिन हम बहुत आसान वे में समझाएंगे कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट सर? अब फटाफट जो AS2 में पढ़ के आए हो ना, माइंड में ले आओ उसको, वापस ले आओ। आजा आजा आजा, याददाश्त वापस लेके आओ। जो AS2 में पढ़ के आए थे, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, वापस लेके आओ। आगे ना, चलो हम एस पर AS10 क्या करेंगे? मीनिंग ऑफ कॉस्ट। चलो पक्का डन हो गया जी। चलो यहां पढ़ते हैं अभी। स्टडी मटेरियल बहुत ही बढ़िया, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती, ठीक है। चलो देखो क्या बोलता है, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। यहां लिखो साइड में इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या बोलता है? एन आइटम, ये भी आइटम की बात कर। ओ हेलो, ओ आइटम का मतलब कि तुम क्या समझे? ना मुन्ना ना, गलत बात है। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो ना, कुछ और मत समझना, ठीक है ना। चलो, एन आइटम ऑफ पीपीई दैट क्वालिफाई फॉर रिकॉग्निशन एज एन असेट शुड बी मेजर एट इट्स कॉस्ट। वो कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा, क्योंकि फॉलो क्या करता है वो इनिशियल पे? ओनली कॉस्ट मॉडल, नॉट रिवैल्यूएशन मॉडल, वो तो सब्सिक्वेंट पे मेजर करता है। अब आपका सवाल है सर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या है? ये रहे बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई कॉम्प्रोमाइज, कि जो भी पीपीई की कोई भी पार्ट है, कोई भी चीज है, उसके अंदर ये सारी बातें, इन कंप्रोमाइज का मतलब है शामिल की जाएंगी। इसने यहाँ पे चार्ट बना के दिया है, चार्ट ही आपका रामबाण होना चाहिए। पहला क्या है? इंक्लूड, कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। हमने इन्वेंट्री के अंदर भी पढ़ा था और आज भी पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। इंक्लूड में सबसे पहला पार्ट, उसके भी 3 पार्ट थे, यहां आता है सबसे पहला परचेज प्राइस। क्या आता है?
परचेज प्राइस की जो पीपीई की कॉस्ट है, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है उसमें इंक्लूड कर रहा है वो परचेज प्राइस। क्या इंक्लूड कर रहा है? परचेज प्राइस, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आपको पता है परचेज प्राइस क्या होगा? आप कहीं से कोई बिल्डिंग लेके आए, कहीं से कोई सामान लेके आए, कहीं से कोई आपने चीज परचेज करी, तो वो क्या बन जाएगा? परचेज प्राइस। मतलब कि इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज। लेकिन 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 अगर कोई टैक्सेस, अगर कोई ड्यूटी हमें बाद में टैक्सेशन जो अथॉरिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सब्सिक्वेंटली रिफंड हो जाएगी, मतलब उसका हमें क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा, हमें बाद में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। किसका? टैक्सेस का। देन हमें तब उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बच्चा समझनी पड़ेंगी। बेटा आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाने वाले हो, आपका पैकेज होगा 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। आपसे पूछा जाएगा आप बिग फोर में काम करोगे, बिग फोर कंपनी, पूरे वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी कंपनी में आप एज अ सीए काम करोगे, और जब कंपनी की ऑडिट पे जाओगे ना तब वहां पे आप चेक करोगे भी यार ये आपने जो पीपी दिखाया है कैसे कैलकुलेट किया। जब तक आपको एएस की बिल्कुल नहीं है नॉलेज, आपको कैसे पता कि कैसे कैलकुलेट करना है, रूल्स क्या बताते हैं, तो वो बताता है एएस। परचेज प्राइस में क्या बताएगा था आपको? इन्वेंट्री के अंदर भी यहां भी सेम है कि जो भी आपने उसको पैसे पे किए हैं ठीक है आप उसको दे दो, इंक्लूडिंग ड्यूटीज टैक्सेस आल्सो। लेकिन अगर कोई टैक्सेस या ड्यूटी आपको बाद में सब्सिक्वेंटली रिफंड हो जाएगी, मतलब उसका आपको बेनिफिट बाद में सब्सिक्वेंट मिल जाएगा, तब आपको इंक्लूड नहीं करना। सेकंड बात क्या बताई गई थी? कोई भी आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा या रिबेट होगी या कोई भी चीज का डिस्काउंट होगा विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द परचेज, वो आपको कंसीडर नहीं करना, उसको आपको इसमें से माइनस करना है, आपको माइनस करना है। सर ये तो हमें पहले भी पता था, आज भी पता है, लेकिन सर फिर वही चीज लिखो यहां पे, कैश डिस्काउंट हम परचेज प्राइस में से माइनस नहीं करेंगे। चीख के बोल रहा हूं, कैश डिस्काउंट हम परचेज प्राइस से माइनस नहीं करेंगे। सर वो क्या है? कैश डिस्काउंट आपकी अदर इनकम होगी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पॉइंट पे फंसवा देगा आपको कि कैश आपको डिस्काउंट मिला 5%, आप क्या करोगे? जो कॉस्ट है उसमें से 5% माइनस करके आ जाओगे, 5 के 5 नंबर खत्म हो गए आपके। आपको ऐसी गलती नहीं करनी। कैश डिस्काउंट कहां जाएगा? आपका अदर इनकम, आपकी इनकम है, क्योंकि इनकम हुई कैसे? आपने उसको कैश दिया तब उसने पैसा कम कर दिया, तो उसका हमने जो परचेज किया उससे कोई लिंक नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये मैं सुन रहा हूं परचेज प्राइस की डेफिनेशन देखो, ये आ गया, इट इंक्लूड द ट्रेड डिस्काउंट एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ये लिखा है नॉन रिफंडेबल, मतलब आपको रिफंड नहीं मिलने वाला। जिसका रिफंड मिलने वाला मतलब आपको इंक्लूड नहीं करना। और यहां पे लिख लो कि जो कैश डिस्काउंट है, लिखो यहां पे कैश डिस्काउंट आपका पार्ट नहीं है परचेज का, वो आपकी इनकम है। इट रिक्वायर डिडक्शन, मतलब परचेज प्राइस में से कम करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट या कोई भी रिबेट, लेकिन कैश का डिस्काउंट नहीं करना। सेकेंड क्या है? एनी इट इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। पहला कॉम्पोनेंट क्या था? परचेज प्राइस। अगला कंपोनेंट क्या होगा? अगला कंपोनेंट है एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब ऐसी कोई भी कॉस्ट, हम जो इन्वेंट्री का थर्ड पार्ट पढ़ के आए थे, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट while bringing the inventory into their present location and condition। वैसे ही उस इन्वेंट्री की जगह आपको सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस करना है जिसका नाम है पीपीई। मतलब ऐसी कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो रही है, मतलब उसके किसके लिए एट्रीब्यूट हो रही है? इस पीपी के लिए एट्रीब्यूट हो रही है। एंड आपको उस कॉस्ट को आपकी जो पीपी की कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, वहां पे लाने में जो चीज हेल्प करेगी उसको भी आपको इंक्लूड करना है कॉस्ट के अंदर। सर क्या चीज होती है? देखो आपको पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। अब क्या बोलता है? एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू
bringing the asset to the location and condition necessary for it to capable of operating in a manner intended by the management। मतलब कि मैनेजमेंट को लगता है कि ये असेट को ऐसे ऑपरेट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जो भी उस पे कॉस्ट आती है, जो भी उस चीज के अकॉर्डिंग एज पर द मैनेजमेंट जो भी लगता है कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, मतलब लिखा है कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, कि अगर एक बारी वो कैपेबल हो गई, पॉइंट है इसमें यार, पॉइंट है, सुनो सुनो सुनो, अगर वो एक बारी कैपेबल हो गई, क्या, ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, कैपेबल का वर्णन, बेटा इस कैपेबल के मीनिंग ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया कॉस्ट का। क्या बोलता कि सर पीपी आ गया, पीपी आ गया, फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद हमने उसको यूज नहीं किया, जिससे क्या हुआ, कंपनी के 20 लाख रुपए खर्च हो गए। क्या वो 20 लाख रुपए कंपनी की उस पीपी की कॉस्ट में जाएंगे? बताओ बेटा, नहीं जाएंगे। वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, एक्सपेंस में। सर वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि लिखा क्या है, कैपेबल। जब एक बारी कैपेबल हो गई, जब एक बारी कैपेबल हो गई, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि खर्चा हमें सिर्फ कैपेबल होने तक ही ऐड करना है बेटा। समझ गए ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल फैमिली का फर्ज क्या होता है? फैमिली का फर्ज होता है कि आपकी जो सीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें पैसा खर्च करना। पढ़ना आगे आपको ही है बेटा, पढ़ना आगे आपको ही है बेटा। वैसे ये बोलता है कि एएस क्या बोलता है, एएस 10 क्या बोलता है, मेरा फर्ज है कि उस कैपेबल तक लेके जाना। उसके बाद आपने उसको कम पे काम किया, ज्यादा पे काम किया, काम ही नहीं किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करूंगा इसके अंदर ऐड होने के लिए। ठीक है ना? चलिए बेटा हाईलाइट कर लेना बेटा, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, मतलब वो मैनेजमेंट का ही होना चाहिए। अब आ गया इसमें क्या बोलता, वही बात बोलता कि उसके बाद कॉस्ट ऐड नहीं की जाएगी। रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, कीजिज मतलब खत्म हो जाना, वो हम कीजिज मतलब उस कॉस्ट के अंदर, मतलब जो कैरिंग अमाउंट है पीपी की, उसके अंदर हम कॉस्ट को ऐड करना बंद कर देंगे जब वो अपनी लोकेशन पे आने के लिए राजी हो गई, जब वो कैपेबल हो गई। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। सर ये कॉस्ट ऐड नहीं की जाएंगे, अरे अब तो पता लग गया बेटा आपको। क्या बोलता, अब बहुत होशियार हो आप, अब तो आप शक्तिमान हो, समझ जाओ। कॉस्ट, फॉलोइंग कॉस्ट लिखो, हाईलाइट करो, नॉट इंक्लूडेड, मतलब ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाएंगी। तब कहां जाएंगी बेटा, कहां जाएंगी? लिखो यहां पे यार, ये जाएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर बेटा। ठीक है ना? अगर यहां नहीं गई तो कहीं तो जाएंगी ना। क्यों सर? डबल एंट्री सिस्टम है ना अपना। अगर पैसा जेब से गया है तो दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या वो उसकी पीपी में ऐड हो जाएगी। अगर पीपी में ऐड हुई नहीं तो दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। क्या चीज है? कॉस्ट इनकर्ड, कहता खर्चा हुआ, while an item capable of operating in a intended by the management has yet to be brought into use or operating at less than full capacity। क्या बोलता? अब ये क्या बोलता? यूजेज ऑफ लेस कैपेसिटी, मतलब कि आपने एक बड़ा सारा बिल्डिंग, तो आपने बड़ा सारा प्लांट परचेज कर लिया जिसकी कैपेसिटी है यूज होने की 24 घंटे, आपने यूज किया 20 घंटे। तो ये क्या बोलता है? जो 4 घंटे का नुकसान है हम ये भी ऐड करेंगे। क्यों भाई? तो उसका चाचा लगता है, ताऊ लगता है जिसको ऐड कर देगा। ये तुम्हारी गलती है ना। तो हमने किसने मना किया तुम्हें फुल यूज करने को? किसने मना किया? नहीं मना किया तो कंप्लीट कर लेते यूज भाई, क्यों लॉस खा रहे हो? अगर आपने लॉस खा लिया ऐसे तो आपका कोई चक्कर नहीं है भैया, पूरा का पूरा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, अगर वो कैपेसिटी से कम यूज हो रहा है। ठीक है, चलो अगला, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट बिल्डअप। आपने एक नई फैक्ट्री लगाई, उसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? कार्तिक पेन। कार्तिक कंपनी के पेन बेचेंगे, उसके लिए आपने बड़े बड़े प्लांट परचेज कर लिए। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है भैया, आपका मार्केट में नाम नहीं है, आपका मार्केट में नाम नहीं है, उससे क्या हुआ? आपको, आपने खर्चा किया, प्लांट लगाया,
कुछ इनकम तो कैसे आएगी? जब तक नाम नहीं होगा कौन पेन परचेज करेगा? पेन तो कोई परचेज नहीं करेगा, थोड़ी मोटी में पेन परचेज करेगा। जब पेन की क्वालिटी लोग चेक करेंगे, देखेंगे अच्छी है, ऐड वैड करेंगे, तब लगेगा पता कि पेन, इसके पेन सेल होते हैं। उसके बाद जो उसकी होगी डिमांड, बात की बात है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर 1-2 साल तक तो क्या होगा बेटा, कोई भी पैसा नहीं आएगा उनके पास। कहता जो भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, जो भी वो लॉस होंगे वो कहां जाएंगे? पीपी की कॉस्ट में लेके जाओगे? नहीं भैया, वो लॉस ऐसे हैं जो ठीक है आप उसको नहीं कर सकते अवॉइड, वो होने ही होने हैं, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? कॉस्ट ऑफ रीएलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। क्या बोलता है ये बोलता है कॉस्ट ऑफ रीएलोकेटिंग। क्या? कॉस्ट ऑफ रीएलोकेटिंग, ठीक है सर, और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। मतलब कि बेटा मान के चलो आपने परचेस किया प्लांट, ठीक है, और यहां पे आपने फैक्ट्री में इसको फिट कर दिया। ये आपका प्लांट है भैया, ये प्लांट है आपका, आपने इसको फिट कर दिया। अब आप बोल रहे हो कि हम काम करते हैं, इस प्लांट को यहां से उठा के यहां लेके जाते हैं, वैसे ही लेके जाते हैं, मर्जी अगले की। वो यहां लेके गया प्लांट को, यहां फिट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां लेके जब जाएगा खर्चा तो आएगा ना। किसका खर्चा आएगा? लिखो, कॉस्ट ऑफ री एलोकेटिंग। आपने इसको यहां से यहां लेके गए, खर्चा तो आया है ना, रीएलोकेटिंग का खर्चा तो आया है ना, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कभी भी असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। या पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशन, कोई भी चीज है, कोई भी रीऑर्गेनाइजिंग है, कोई भी री कुछ है, आपको खर्चा नहीं लेके जाना इसकी कॉस्ट के अंदर। क्यों? वी कैन नॉट ओवर वैल्यू अवर असेट। यार प्रिंसिपल है प्रूडेंस का, हम ज्यादा असेट को नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉस्ट ऐसी है जो कि आपकी गलती से इनकर हुई है। किसी ने नहीं बोला कि खर्चा करो। कौन बोलता है आपको इसको कि इसको यहां से उठा के यहां लेके जाओ? भाई कोई भी आपकी मजबूरी है, हम क्या करें यार? आपका लॉस है, लॉस बुक करो भैया, क्योंकि आपकी नॉन लाइबिलिटी है, ये नॉन लॉस है, तो बुक तो करना ही पड़ेगा आपको। समझ गए ना? चलिए, अब उसमें आता है एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। मतलब कि अब क्या बोलता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आर द पार्ट ऑफ पीपीई। तो ये कहां पे जाए? मतलब ये लिखो यहां पे, दिस मतलब एडिड इनटू कॉस्ट ऑफ पीपीई, कि आपको ये कॉस्ट उस पीपीई की कॉस्ट में ऐड कर देनी है, चलिए, पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। सर ये एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? उसकी कॉस्ट कहां से पता लगेगी हमें? हम तो सर बेचारे हैं, हम नहीं कर पाएंगे बेटा। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट आप नहीं बताओगे, ये AS 15 में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है। और मजे की बात क्या है, AS 15 ग्रुप 1 में तो एप्लीकेबल नहीं है। देन कहां है? ग्रुप 2 में बेटा। सर कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है ना? AS 15 आपको नहीं पढ़ना ग्रुप 1 में, आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा भी दिस इज अ कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। क्या ये पीपी का पार्ट है? पीपी का पार्ट होगा, लेकिन शर्त तब है जब अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑन आइटम ऑफ पीपी। जब ये पीपी से डायरेक्ट हो रहा हो, मतलब कि बेटा वो एम्प्लॉय बंदे उस पीपी के अंदर डायरेक्टली काम कर रहे हो। सर एम्प्लॉय तो एडमिन वाले भी होते हैं, मतलब आप एक सीए हो, आप क्या करोगे? अब आप थोड़ी बनाओगे, आप एक चार्टर अकाउंटेंट हो, आप कंपनी में जॉब लेने गए। अब कंपनी क्या करती है? अपना प्लांट लेके आती है, कंपनी बोलती है मुझे एक नया प्लांट परचेज करना है। कंपनी ने प्लांट परचेज किया और जो उनका बड़ा प्लांट था वहां पे इंस्टॉल कर दिया। लेकिन आप काम कहां कर रहे हो? आप काम कर रहे हो कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर। आप काम कर रहे हो कंपनी के हेड ऑफिस के अंदर। क्या आपका उस प्लांट से कोई लेना देना है? तो आप भी एम्प्लॉय कंपनी के हो, तो आप भी एम्प्लॉय।
तो आपकी जो सैलरी पे होगी वो कहां जाएगी कंपनी में? क्या जो आप सैलरी कंपनी आपको पे करेगी वो कंपनी की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाके ऐड होगी, या आपकी उसमें जाएगी लॉस के अंदर, सैलरी एक्सपेंसेस के अंदर? सर सैलरी में ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है बेटा यहाँ पे अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ आइटम ऑफ पीपीई। लेकिन अगर सर कोई इंजीनियर है बेटा, अगर कोई इंजीनियर है और अगर इंजीनियर टोटली उसके अंदर काम करता है कि मेरा फर्ज है उसको देखना, उसको चेक करना, देन बेटा उसकी कॉस्ट जो सैलरी की है वो जाएगी पीपी के अंदर, उसकी कॉस्ट जाएगी पीपी के अंदर बेटा। वो भी कब तक? स्टार्टिंग तक, जो भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक समझ गए ना? चलिए, क्योंकि वो क्या बोलता है, इंटेंडेड और ऑपरेटेड बाय द मैनेजमेंट। ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आपको बड़ा सारा लगाना है प्लांट, उसके लिए कुछ खर्चा आएगा साइट प्रिपरेशन का, वो भी जाएगी। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ऑब्वियस ही बात है। ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी खर्चा है, फ्राइट का कुछ भी सब आ जाएगा। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, ये भी आ जाएगी। और प्रोफेशनल फीस, आपकी सीए की फीस है, सीए का कोई सर्टिफिकेट लगाए, कोई स्टैंप आपके ड्यूटी है, कोई गवर्नमेंट चार्जेस है, कुछ खर्चा वकील का है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इस पे, वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। कहता टेस्टिंग की कॉस्ट है वेदर द असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। कई बार क्या होता है, देखो ऊपर पढ़ो क्या बोलता था यहां पे कि कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, क्या बोलता था? कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, मैनेजमेंट श्योर नहीं है, मैनेजमेंट को नहीं पता कि मशीनरी हमने फिट तो कर दी, ठीक काम करेगी भी नहीं करेगी? मशीनरी फिट तो कर दी, ठीक काम करेगी भी या नहीं करेगी? समझ गए ना? लेक्चर आपने परचेज कर लिए, अब वो सॉफ्टवेयर ठीक काम करेगा नहीं करेगा आपको थोड़ी पता, वो तो आप जब उसको चेक करोगे तभी लगेगा ना पता। वैसे ही कंपनी बोलती है हमारे बड़े बड़े प्लांट है, हमको थोड़ी पता है कि वो प्लांट फिट कर दिया वो सही हुआ कि नहीं हुआ, हमको कुछ टाइम तक उसकी चेक करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करनी पड़ेगी भी जो प्लांट फिट किया है वो ठीक काम किया है कि नहीं किया, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो बेटा उसकी जो कॉस्ट है वो भी ऐड हो जाएगी पीपी के अंदर। लेकिन लेकिन आफ्टर, अब एक बात बताओ, आपकी कंपनी है कार्तिक पेन की, कार्तिक कंपनी ने मशीन लेके आए जो उसके अंदर इंक फिट करती है, पेन बनाती है, उसने 500 पेन बना दिए, क्योंकि हमारा प्रोसेस है यार, हमको पेन क्या चेक करना पड़ेगा ना, मशीन की एक दिन की कैपेसिटी 500 पेन की है, तो पेन बन पा रहे नहीं बन पा रहे, 500 पेन बन गए। अब कंपनी पेन का क्या करेगी? अब कंपनी उस पेन का क्या करेगी? सिर में मारेगी। कंपनी ने किया क्या? उस पेन को बेच दिया, उस पेन को बेच दिया। मान लो 500 रुपए का था, कंपनी ने वैसे ही बोला कि हमने फर्स्ट टाइम है, हम 4 रुपए का पेन आपको सेल कर देते हैं। तब क्या होगा? जो आपने पेन को बेच के पैसे आए हैं आपके पास, वो क्या करोगे? वो आप करोगे जो आपकी खर्चा हुआ है ना यहाँ पे, किसका? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग का, उसमें से आपको डिडक्ट करने हैं कोई भी अगर पैसा आपको वहां से आता है। फॉर एग्जाम्पल खर्चा हुआ 100 रुपए का और उससे इनकम हो गई वैसे ही आपकी 40 रुपीज से, किसकी? टेस्टिंग की वजह से, तो आपकी पीपी के अंदर 60 रुपए की कॉस्ट को ऐड किया जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, एक और दो पार्ट पढ़ लिए, एक तो परचेज प्राइस और एक दूसरा कौन सा पढ़ लिया हमने? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और एक तीसरा भी था, थर्ड पार्ट भी था, लेकिन एक क्या था? एक्सक्लूड, भी कौन कौन सी पीपी का पार्ट नहीं है, कौन कौन सी कॉस्ट पीपी का पार्ट नहीं है, इसमें बता दिया। द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट पार्ट ऑफ पीपी। ऊपर चलते हैं बेटा, आ जाओ। ये भी पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ लिया। अब आती है इसकी बारी, इंक्लूड, कि ये भी इंक्लूड है, ये भी है और ये भी है। अब सर इसका मीनिंग है, ये बहुत बड़ा चेंज है बेटा, ये पहले नहीं था। ये जो आपका ओल्ड एएस था ना उसमें नहीं था, अभी चेंज हुआ, क्योंकि एएस क्या है? रिवाइज हुआ है। एएस क्या हुआ है? रिवाइज हुआ है। अगर एएस रिवाइज हुआ है तो उसके अंदर भी चेंज है। क्या मतलब है बेटा? ध्यान से पढ़ना। डी कमीशनिंग लिख लेता हूं यहां पे मैं यार, डी कमीशनिंग, रिस्टोरेशन, स्पेलिंग, मेरी स्पेलिंग भी बिल्कुल मत जाना। Decommissioning, restoration and similar liabilities.
ये क्या बोलता, कौन बोलता, AS10 क्या बोलता, AS10 क्या बोलता कि जो डीकमीशनिंग, जो रिस्टोरेशन एंड जो सिमिलर लाइबिलिटी है वो इसका पार्ट बन जाएंगी। सर ये क्या चीज है, हमें क्या चीज सीखने को मिल रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा बताता हूं क्या चीज, ये पहले नहीं हुआ करता था, अब हुआ। ये हुआ क्या कि मान लो आपने परचेज किया प्लांट परचेज किया। अब आजकल आपको पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रखी है गवर्नमेंट की, अगर आपने कोई चीज परचेज करी आप उसको बाद में जब वो उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तब आप इसको वैसे ही फेंक नहीं सकते। क्यों? इन्वायरमेंट का खर्चा है, कोई और सिस्टम है, कोई और चीज है, देखना तो पड़ेगा। आपने आज एक परचेज कर लिया प्लांट परचेज किया, कितने करोड़ का, 100 करोड़ का। सर इतना बड़ा? हाँ बेटा ये तो छोटी सी बात है। 100 CR का आपने प्लांट परचेज कर लिया। अब उसकी लाइफ है 20 ईयर्स की, कि जो प्लांट है उसकी लाइफ है 20 साल की। 20 साल के बाद जो प्लांट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आपने जब प्लांट फिट किया तो उसमें फिट होते होते जमीन पे क्या हो गया, गहरे गहरे खाइए खोद दिया आपने, जिससे जो नीचे की जमीन थी वो थोती हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो प्लांट है उस पे जंग लग गई, आसपास का जो इन्वायरमेंट था वो खत्म हो गया। अब गवर्नमेंट बोलती कि बेटा आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, आप प्लांट को 20 साल तक यूज तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है यूज करने में, आप इसको यूज कर लो 20 साल तक, लेकिन 20 साल के बाद आपको इसको ठीक करने के लिए, मतलब जब आप प्लांट को उखाड़ोगे उसका भी जो खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। एक तो प्लांट को उस जगह से उखाड़ोगे तब खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? क्या वैसे ही प्लांट उखड़ जाएगा? सर खर्चा तो आएगा। ये तो वो बात हो गई आपकी कंपनी का 40 साल पहले आपने एक प्लांट परचेज किया था, घर परचेज किया, मान लो हाउस परचेज किया। अब वो हाउस की कोई काम का नहीं है तो क्या करोगे, तुड़वा दोगे ना हाउस को, बिल्कुल उसमें भी तो खर्चा लगेगा ना, जो मजदूर आएंगे तो तोड़ने। ये तो नहीं कि आप खुद जाओगे, आप बोलोगे मेरा खर्चा आएगा, नहीं सर मैं जाऊंगा, मैं शक्तिमान हूं, मैं जाऊंगा तोड़ दूंगा उसको, नहीं काम चलेगा बेटा ऐसे। तो खर्चा तो आएगा उस चीज का, एक तो वो खर्चा होगा। खर्चा आएगा कब? आज या 20 साल के बाद? कब आएगा बताओ ना। सर आज तो नहीं आएगा, तब कब आएगा? सर वो 20 साल के बाद आएगा। बिल्कुल बेटा 20 साल के बाद एक खर्चा तो वो हो गया प्लांट को उखाड़ने का। दूसरा, प्लांट उखाड़ा, नीचे जमीन गंदी हो गई, सारी मिट्टी में गोले हो गए, उसको ठीक करने के लिए पैसे भी खर्च होंगे, एक खर्चा वो हो गया। एंड आसपास का इन्वायरमेंट गंदा हो गया, वहां पे अच्छे से सैनिटाइजर करवाना, जो भी नॉर्म है उसका भी खर्चा आ गया। खर्चा कब हुआ? कब खर्चा होगा? खर्चा कब होगा? ये आज या 20 साल के बाद? सर ये खर्चा होगा 20 सालों के बाद। तो AS10 क्या बोलता, सुनो मेरी बात, कि जो खर्चा 20 साल के बाद होगा वो खर्चा होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो खर्चा होना ही है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इतना पता है कि वो खर्चा होगा। तो वो खर्चा भी ऐड कर लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ पीपी के अंदर, वो खर्चा भी ऐड कर लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ पीपी के अंदर। सर एक बात बताओ, मान लो 20 साल बाद खर्चा होना है 1 करोड़, हमें आशंका है कि आज 1 करोड़ खर्च नहीं होगा, खर्च कब होगा? 20 साल के बाद। कितना? 1 करोड़। और आज 20 साल पहले आपको पता है खर्चा 1 करोड़ होगा कब? 20 साल के बाद। तब क्या करनी पड़ेगी? कौन सी कॉस्ट, कितने अमाउंट की कॉस्ट हमारी पीपी में ऐड होगी? क्या सर हम 1 करोड़ की 1 करोड़ ही ऐड कर दें? नहीं सर, हम 1 करोड़ की 1 करोड़ ऐड नहीं कर सकते, हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी। समझो, हमें उसकी आज की वैल्यू लेके आनी पड़ेगी। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 1 साल के बाद 100 रुपए दूंगा, तो उसकी आज कितनी वैल्यू होगी? समझ गए ना?
पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सब वही चीज है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो भी 1 करोड़ की 20 साल पहले की वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी इसके अंदर, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज के अंदर। समझ गए बेटा? समझ गए ना? अच्छा कॉन्सेप्ट था सर, कंफ्यूजिंग हो रहा है? अरे कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल वाली बात है। अब ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो एक्सक्लूड, जो कंसीडर नहीं करनी मतलब कहां जाएंगी? लिखो, एक्सपेंस इन P&L, ये आपका लॉस बन जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएंगी। क्या पढ़ो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस, आपने बिजनेस खोला, उसमें खर्च कर दिया, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा, खाने का खर्चा, पार्टी का खर्चा और खर्चा। क्यों? क्योंकि सर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने कंपनी स्टार्ट की है, उसमें स्टार्टिंग में खर्चा तो होता है ना। हम देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपने, आपके पापा ने कोई नई शॉप स्टार्ट करी तो वैसे कर दोगे स्टार्ट, खर्चा तो आएगा ना, चाय पानी का, मिठाई का, उसको हम क्या बोलते हैं? मुहूर्त बोलते हैं। हमने घर का मुहूर्त किया, शॉप का मुहूर्त किया, उस पे जो भी खर्चा होगा, इसमें क्या बोलता, टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी बिजनेस, मतलब आपकी जो खर्चा हुआ आपकी पीपी में नहीं जा सकता, पागल उसमें लेके जाओगे। क्यों? असेट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, ये मैं यही समझा दिया कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, कोई भी आपका प्रमोशनल का खर्चा है, कोई भी कुछ खर्चा है, वो ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो खर्चा इज नॉट, वो खर्चा ऐसा है कि जिससे हम अपनी जो उसकी लोकेशन है, प्रेजेंट लोकेशन, उसको मेजर नहीं कर पाते, वो तो उसके बाद ही खर्चा हुआ ना। उसके बाद ये वही बात आ गई, देखो, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। आपने बिजनेस को शिफ्ट कर लिया, आप अपनी फैक्ट्री को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में लेके जा रहे हो, जो भी खर्चा होगा बेटा वो पीपी की कॉस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को काम नहीं आता था, आपने स्टाफ को काम सिखाने के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो उसमें बेचारे पीपी की क्या गलती है? वो क्यों अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा? कंपनी ने खर्चा किया तो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी भैया, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पीपी के अंदर आप किसी भी असेट की कॉस्ट में कोई भी चीज ऐसे ऐड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी बेटा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये खर्चा ऐसा खर्चा है क्या जो उसकी प्रेजेंट लोकेशन में लगा है। अब किसी एम्प्लॉय को काम नहीं आता तो भाई कंपनी ने अगर काम सिखाने के लिए खर्चा किया तो कंपनी गलती है ना, कंपनी ने क्यों हायर किया उस एम्प्लॉय को? समझ गया ना? अगला, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड, मैंने बताया था आपकी सैलरी है, सीए की सैलरी है, घर में काम कर रहा है बैठा, उसका कोई लिंक नहीं है, वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी बेटा। ये सारे के सारे खर्चे हैं जो एक्सक्लूड होगा, मतलब ये सारी की सारी कॉस्ट। हमारा एक मुद्दा तो खत्म हो गया कॉस्ट वाला, हमने पूरी की पूरी कॉस्ट पढ़ ली। देखो ये वाला कॉस्ट से हम जो ऊपर पढ़ के आए हैं। अब एक चीज बताता हूं, बहुत ही ये चीज देखो, नोट क्या बोलता, सम ऑपरेशन अकर इन कनेक्शन, लिखो इंपॉर्टेंट। सर ये हम नहीं पढ़ के जाएंगे भैया, पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्या? नोट, सम ऑपरेशन अकर इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई। जब आपकी कोई बिल्डिंग बन रही होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ डेवलपमेंट होता है पीपीई का, मतलब बेटा आपने बिल्डिंग को, आपने किया क्या? बिल्डिंग के लिए आपको सामान लेके आए बनवाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग थोड़ी परचेज करोगे, परचेज कर भी सकते हो, लेकिन आप खुद से भी तो कंपनी की बिल्डिंग को तैयार हो सकती है ना सर? हो सकती है। तो आपके पास खाली प्लॉट था, आपके पास खाली प्लॉट था, आप बोले कि बेटा अभी मुझे पूरा प्लॉट पे काम नहीं चलाना, मुझे आधे पे ही काम चलाना है, तो मैं आधे पे बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूं, खर्चा उस पे मेरा खुद खर्चा हो रहा है उस पे। तो आपने क्या किया? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप समझदार हो, आप पैसे की वैल्यू जानते हो, आपने बोला कि ये पार्किंग के लिए जगह खाली कर दी। अब जगह वेस्ट थी, वैसे भी खाली पड़ी थी, आपने बोल दिया कि जिसको भी यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है गाड़ी पार्क कर सकता है, उसकी मुझे पैसे पे कर देना। तो आपकी तो इनकम हो गई सर, या कोई और खर्चा हो गया वैसे ही, या कोई और खर्चा कर दिया आपने जो किसी काम का नहीं था इसके लिए। तो क्या वैसी इनकम या वैसे खर्चे कहां पे जाएंगे? अगर कोई इनकम हो गई बेटा तो आपकी वो कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, इन द केस ऑफ इनकम जाएगी ये चीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की पूरी आशंका है बेटा।
ये पढ़ना, इसको समझ आ जाएगी। दीज इंसिडेंटल ऑपरेशन में अकर बिफोर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कब भी हो सकते हैं। इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग एज ए कार पार्क, कार पार्क की अंटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। आपने लैंड परचेज करके छोड़ दी, बिल्डिंग बनाएंगे 1 साल के बाद, और जो 1 साल तक लैंड खाली पड़ी रही उस पे आपने किया क्या बोल दिया कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लो भैया, वैसे भी खाली पड़ी है, मुझे इसकी इनकम हो जाएगी। तो वो इनकम क्या है, एक्स्ट्रा इनकम है, वो इनकम इंसिडेंटल नहीं है, वो एक्स्ट्रा इनकम है। तो वो कहां जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। एंड जो भी उस इनकम के खर्चा होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि इनकम होगी, कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा आपको वहां पे स्टाफ रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप वो कार का बिजनेस कर रहे हो, तो उसका जो खर्चा होगा वो कहां जाएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। समझे बेटा। तो बेटा ये वाली है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा। ये है बेस्ड ऑन रीएलोकेशन। ध्यान से हर चीज को पढ़ना है, क्वेश्चन को एक एक दो बार पढ़ना है। रीएलोकेशन का खर्चा, रीएलोकेशन का खर्चा मतलब तुम जानबूझ के यहां से वहां जा रहे हो, तुम अपने प्लांट को यहां से वहां मूव कर रहे हो, उसमें जो भी खर्चा हुआ, क्या बोलता है इसमें, 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। इंस्टॉल मशीनरी इन अ न्यू लोकेशन, मतलब यहां से वहां तक खर्चा, उस बिल्डिंग को सेटअप करने का 5 लाख रुपए। रेंट 15 लाख, मतलब आपने बिल्डिंग ली, वहां से शिफ्ट करी, तो जो बिल्डिंग जहां शिफ्ट करी वहां की रेंट 15 लाख है। एंड 3 लाख की रिमूवल कॉस्ट, बिल्डिंग को उखाड़ा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर के लेके गए, वहां पे कोई प्लांट लेके गए, खर्चा 3 लाख का। तो क्या ये बिल्डिंग का कॉस्ट का पार्ट है? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ रीएलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द PPE is not added into the cost of the PPE, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बेटा ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर लोगे। ये आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क आपको ही करना पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे पर मंथ है, आपको ये भी देखना है कि चार्जेस भी पर मंथ है, और यहाँ पे है 3 मंथ का टाइम, तो ये पर मंथ इंटू 3, मतलब 3 टाइम्स इसका खर्चा डिवाइड होगा। अगर यहाँ लिखा है पर मंथ तभी, अगर यहाँ लिखता है कि 45,000 मतलब खत्म, सिर्फ 45,000 ही खर्चा है, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन जहां लिखता है पर मंथ, मतलब हर मंथ इतना खर्चा होगा। चलिए बेटा, ये बहुत ही आसान है। मैं चलो मैं ही सोल्व करवा देता हूं फटाफट, फिर आप बोलोगे सर आप कुछ नहीं कराते। क्या बोलता, ओमेगा लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड विद अ सप्लायर, अच्छा, ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लायर से कि मुझे मशीनरी परचेज करनी है, इन विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन इट्स वन डिपार्टमेंट इन 3 मंथ टाइम। देखो ध्यान, हर क्वेश्चन की लिंक को समझना है। कहता है वो मशीनरी जो परचेज करनी है ना, वो हमें इंस्टॉल करनी है एक डिपार्टमेंट के अंदर 3 मंथ टाइम के अंदर, 3 महीने का टाइम दिया है। उसके लिए जो मशीन परचेज करोगे उसके लिए आपको स्पेशल फाउंडेशन करनी पड़ेगी। कैसे, जब आप अपना होम बनाते हो तो होम ऐसे तो नहीं बन जाता, उसके लिए पहले आपको मिट्टी गिरवानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, मिट्टी का खर्चा, उसके ऊपर सीमेंट का खर्चा, ईंटों का खर्चा, फिर पूरे के पूरे सरी का खर्चा, उसकी क्या बनती है, फाउंडेशन बनती है। उसके बाद ही बिल्डिंग वहां पे खड़ी होती है। कहता वही बात है, आपने मशीनरी परचेज करनी है, उसके लिए कुछ आपको फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी। द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आपको याद होगा कि ये कॉस्ट ऐड होती है पीपी के अंदर, 1,40,000 सिर्फ 1,40 है। दीज एक्टिविटी वाज सुपरवाइज, मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट which is directly incur in the construction और acquisition of PP ऐड हो जाएगी। वैसे ही बोलता कि वो उसको चीज को चेक करने के लिए हमने एक बंदे को हायर किया हुआ है, किसको, जो उसको सुपरवाइज करेगा, जिसकी कॉस्ट है 45,000 पर मंथ, मतलब यहाँ पे 45,000 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ का टाइम है। मशीनरी परचेज की उसकी कॉस्ट कितनी है, 158, कॉस्ट ऑफ परचेज 158, एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बताया था। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का पार्ट है क्या, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हैं 50,000। लिखो बेटा यहाँ पे, देखो 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड हो गए। उसके बाद क्या था, एन आर्किटेक्ट वर्ड अपॉइंट, ओहो भाई एक आर्किटेक्ट को और अपॉइंट कर लिया बेटा, उसकी भी फीस आएगी क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरलिंक है उस चीज के। एंड जो खर्चा होगा 1,40 का वो भी ऐड हो जाएगा, और जो 45 मंथ इंटू 3 मंथ की सैलरी वो भी ऐड हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज, आपकी अमाउंट असर्टेन हो चुकी
है, ये भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका एग्जाम्पल होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 7 भी होमवर्क है। ये क्या बोलता, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टार्टअप पीरियड। भैया एक बात बताओ, सिर्फ वही कॉस्ट ऐड होगी जो इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है। भैया अगर कंपनी बोलती है कि मुझे तो चेक करना है ताकि बंदे को पता लग जाए, इसमें क्या बोलता है, एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक। 6 क्वेश्चन होमवर्क है आपका, लिखो होमवर्क। भैया कॉन्सेप्ट समझाने में आपके साथ हूं, नहीं छोड़ूंगा आपका साथ। 7th इलस्ट्रेशन क्या बोलती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड इन द स्टार्टअप पीरियड। कोई बात, देखते हैं क्या बोलते हैं। एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल इट्स अट्रैक्शन। होता नहीं है, अभी पार्क नहीं खोला लेकिन जिसको देखना है पहले देख सकता है भैया। टिकट आर सोल्ड एट अ 50% डिस्काउंट, 50% के डिस्काउंट पे टिकट बेच दी ताकि लोगों को पता लग जाए। एंड ऑपरेटिंग, ये ऑपरेट कर रहा है 80%, 100% पे ऑपरेट नहीं कर रहा। द ऑफिशियल, जब ये एक्चुअली खुलेगा सभी के लिए वो है 3 मंथ के बाद, और लिखा हुआ है इस 3 मंथ लेटर, जब वो खुलेगा इस 3 मंथ लेटर। बहुत सिंपल है यार, लॉजिक लगाना है। मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो बोलती है, मैनेजमेंट क्लेम, उसने बोला डेट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन। आपको बताया गया था ना कि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग भी आपकी ऐड हो जाएगी। इसमें क्या बोलता है, मैनेजमेंट क्लेम डेट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन necessary for the amusement park in the condition capable of operating in the intended manner। भाई मैनेजमेंट तुम पागल हो, तुम ये बोल रहे हो तुम पार्क चेक कर रहे थे? यार ये थोड़ी सीन होता है, तुम्हें झूले चेक करने हैं तो उसके लिए लोगों को बुलाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई? तुम खुद ही बैठ के झूला झूल दो ना, वहां पे चेक हो जाएगा तुम्हारा। तुमने क्यों खोला ये? तुमने देखो यहां क्या बोलता है, रन इट्स अट्रैक्शन। तुम्हारा पर्पस था कि तुमने लोगों की अट्रैक्शन को लेके आना है, तुम्हारा पर्पस था ही नहीं कि हमें इसको चेक करना है। चेक करना है खुद, भाई खुद झूल लो, अपनी फैमिली को ले आओ ना। तो इसके लिए बेटा बताओ, कहता जो इसको लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि ये 80% पे काम कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता चाहे 1% पे काम करे, 2 पे करे, 50 पे करे, 100 पे करे, हमें क्या फर्क पड़ेगा यार उस चीज से? तुम्हारी गलती है, तुमने 80 पे काम किया, 100 पे कर लो, हम कौन होते हैं मना करने वाले? तो जो भी खर्चा होगा बेटा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। नहीं तो नहीं, पढ़ लेना बेटा आंसर। डीकमीशनिंग आपको समझा दी गई है, वो पूरा का पूरा आ जाएगा। ये क्या है, एक्सेप्शन है बेटा। एक बात बताओ, अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी, आपने इन्वेंट्री के अंदर क्या पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, की जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो आ जाएगी। अब बात बताओ, अब कंपनी की आइसक्रीम है, अमूल कंपनी की, जो दूध से आइसक्रीम बनती है, उसके लिए जो मशीनें आएंगी वो कहां यूज हो रही हैं? वो यूज हो रही हैं इन्वेंट्री के अंदर, वो यूज हो रही है इन्वेंट्री के अंदर, वो यूज हो रही है इन्वेंट्री के अंदर। मतलब वही बोलता है कि अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो उस आइसक्रीम से रिलेटेड आएगी और जो खर्चा और जो प्लांट है वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री में जा रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी डीकमीशनिंग की, वो आपकी AS2 में जाएगी, वो AS10 में जा नहीं सकती। और ये बाकी छोड़ देना। बात है कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। होमवर्क है, खुद ही पढ़ना है बेटा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपने, इसमें फर्क यह है कि आपने एक तो बिल्डिंग को परचेज किया। अगर बिल्डिंग को परचेज किया, खर्चा है ही नहीं, बिल्डिंग कंप्लीट है, रेडी, पैसे दो, बैठ जाओ जाके। दूसरा क्या क्या बोलता है ये, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट। क्या बोलता, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, मतलब वो खुद से असेट को बनाना चाह रहा है, वो खुद से बिल्डिंग को, वो खुद से उस बिल्डिंग को बिल्ड करना चाह रहा है। आपको अपना एक घर बनाना है, या तो घर आप बाहर से परचेज कर लोगे फ्लैट, या घर खुद बनाओगे। बाहर से फ्लैट परचेज किया तो खर्चा है 1 करोड़, खत्म, बुक कर लो 1 करोड़। लेकिन जब घर खुद बनाओगे ना बेटा, तो खर्चा जो भी उस घर बनने में लगेगा वो सारा का सारा उसकी पीपी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट डायरेक्टली उस पे लगेगी। कोई भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी कुछ भी चीज, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी वेस्टेड अमाउंट का मटेरियल है, एबनॉर्मल वेस्टेड, ध्यान रखना बेटा, कोई भी चीज एबनॉर्मल ऐड नहीं होगी। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, आपने घर बनाना है, सामान होना चाहिए था 1 किलो,
आप पैसे तो पूरे दे के आए 1 किलो के, लेकिन आपके पास था सिर्फ आधा किलो, तो 50 आधा किलो से जो कम हुआ वो क्या है, एबनॉर्मल है ना। वही सेम बात इन्वेंट्री की, वो ऐसी चीजें इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। AS16, अरे सर एक और एएस आ गया। हाँ बेटा, एक एएस होता है बोरिंग कॉस्ट का, मतलब मैं अपना घर बना रहा हूं, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बैंक से लोन लेके आता हूं। अब बैंक मुझे लोन, मैं उसका चाचा थोड़ी हूं, मुझे फ्री में लोन दे देगा, पैसे लेगा ना मेरे से इंटरेस्ट के, तो जो भी उसका इंटरेस्ट आएगा वो भी उसकी कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि वो उसका पार्ट है। लेकिन उसके लिए हमें कौन बताएगा, उसके लिए हमें बताएगा AS16। वो AS16 में जाना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। हमें तो क्वेश्चन में साफ साफ ये अमाउंट दी होगी, समझ गए ना। वो हमें AS16 बताएगा, अभी AS16 हम पढ़ेंगे, और ये सारी की सारी बातें ऐसे ही हो जाएंगी। अब ये और बड़ी बात है यार, मजा आने वाला है मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट का। चलिए एक काम करते हैं, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके आओ, पानी पूरी मुंह धो के आओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके पार्ट 2 के ऊपर। ब्रेक के बाद मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, चलो। हाँ बेटा, ब्रेक के बाद आगे क्या नहीं आ गए आप, जाग रहे हो ना, सब चंगा कि नहीं चंगा। सर ठीक कुछ नहीं चल रहा हमारे साथ, अरे ठीक नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो स्टार्टिंग है, हमें तो एंड तक जाना है और 80 प्लस लेके आने हैं दोस्तों। लाज रख लेना भैया, आपके लिए कर रहा हूं तो 80 प्लस लेके आने हैं, और ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दो कि कैसे लगे लेक्चर्स, कैसे लग रहे हैं आपको। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपकी कभी कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ केजे एजुकेशन, जो कार्तिक जिंदल है, जो मैं हूं, मैं कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं आप क्वालिटी क्या, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब एक बात बताओ, जो बंदा पेपर ड्राफ्ट करेगा, जिसने पेपर सेट किया है एग्जाम के अंदर, वो भी तो एक इंसान ही है, वो भी तो एक इंसान है। उसने पेपर बनाया, कहां से बनाया, ये एएस के प्रोविजन से ही पेपर बनाया। तो जब वो पेपर इंसान सेट कर सकता है, तो आपको उसको सोल्व करने की हिम्मत भी होनी चाहिए आपके अंदर। हिम्मत है ना कि नहीं है, बताओ, कमेंट करके बताओ, हिम्मत है ना, बस हिम्मत ही चाहिए। चलिए अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा अब ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जिससे आपके कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से सुनना है, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी, और इस एएस के चक्कर में आपका जो माइंड है ना बड़ा हो जाएगा। कहते हैं कि हमारा माइंड बहुत ज्यादा क्या होता है, ब्रॉडर होता है। अगर आपने अपने माइंड को रखना है ब्रॉडर के वे में, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। चलिए करते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर। सर ये क्या है, हम कॉस्ट पढ़ के आए हैं ना, कॉस्ट कैसे है, अब कॉस्ट को मेजर कैसे करना है। सर ये क्या चल रहा है जिंदगी में, पहले बोलते हो पीपी था, पीपी बन गया, फिर बोलते हो उसका बीरियर प्लांट है, बीरियर देख लिए, फिर बोलते हो उसकी 3 कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है, फिर बोलते हैं लिविंग प्लांट है तो पीपी में डेफिनेशन हुआ तो एप्लीकेबल है, फिर आप बोलते हैं कि पीपी तो चलो है भैया मान लिया, फिर आप बोलते हैं उसका रिकग्निशन भी होना पड़ेगा, उसकी 2 कंडीशन है कि बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट होनी चाहिए। अब कॉस्ट क्या था, हमने कॉस्ट पढ़ लिया कि कॉस्ट के 3 पार्ट थे, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट प्लस डीकमीशनिंग लायबिलिटी, एंड कॉस्ट कौन सी नहीं है वो भी पढ़ लिया हमने। फिर हमने ये पढ़ा जो आईपी है, फिर हमने ये पढ़ा कि इनिशियल जो मेजरमेंट है उस पे कॉस्ट मॉडल होगा, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या होगा, एक तो कॉस्ट मॉडल एंड एक रिवैल्यूएशन मॉडल। फिर हमने पढ़ा जो आईपी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसकी डेफिनेशन कौन बताएगा, बताओ बच्चों बताओ, आईपी के बारे में कौन बताएगा, AS13 बताएगा, वो हमारे ग्रुप 1 के अकाउंटिंग में है, आईपी की वो बताएगा। लेकिन आईपी हमेशा कॉस्ट मॉडल पर वैल्यू होगी, उसकी कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मास्टर वापिस आ जा, चलो चलो आ गया आ गया आ गया। अब मैं बोल रहा हूं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। सर ये क्या है, एक चीज है, थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से एक चीज का लॉजिक सोचना। मुझे एक बात बताओ, पूछो सर पूछो, आप तो बातें पूछे जाओ, हम आपको आंसर देते जाएंगे। मैं हूं कार्तिक, ठीक है, मैं हूं कार्तिक, और आप हो प्रियांश, आप हो प्रियांश। सर ये कौन है प्रियांश, दोस्त यार, मेरा दोस्त है, अभी भी मेरे साथ काम करता था आर्टिकलशिप के अंदर, मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, बहुत ही अच्छा लड़का है, होशियार लड़का है, लेकिन थोड़ी सी ईगो ज्यादा है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं, दोस्त है, याद कर लिया, जब वीडियो देखेगा तो खुश हो जाएगा कि सर ने नाम ले दिया मेरा। चलो
मैं कार्तिक हूं, ये है दोस्त मेरा प्रियांश, थोड़ा सा अकड़ू टाइप का है। तो मैंने किया क्या, मैंने कहा भाई प्रियांश, मुझे चाहिए एक बड़ा प्लांट, मुझे चाहिए प्लांट। सर ये प्लांट क्या होता है यार, प्लांट प्लांट बोल रहे हो? प्लांट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा क्या, ऑपरेशन। प्लांट का आप एक बात सुनो, पीपीई, आप प्लांट को गोली मारो सर, हमें प्लांट नहीं देखना। मुझे चाहिए एक, मुझे चाहिए मशीनरी। अब ठीक है, मुझे चाहिए मशीनरी, किससे? मिस्टर हमारे प्रियांश साहब से मशीनरी। मैं इनके पास गया, कार्तिक को क्या चाहिए? मशीनरी, किससे? प्रियांश से, क्योंकि प्रियांश बहुत बड़ा है डीलर। लेकिन कार्तिक के पास अभी पैसे देने के, अभी उसको पे करने के लिए पैसे नहीं है। कार्तिक के पास मनी नहीं है, वो कहां से मनी कमाएगा? पैसा तो नहीं है कार्तिक के पास, लेकिन कार्तिक को चाहिए बड़ी सारी मशीनरी। तो कार्तिक जाता है मिस्टर इनके पास, प्रियांश जी के पास, सर मुझे मशीनरी चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं प्रियांश, अच्छा दोस्त था, कहता है भैया ले जा मशीनरी, ले लो कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं कहा पैसे? कहता भाई साहब, वो थोड़ा ऐसे बोलता है, भाई साहब क्या बात होगी भाई साहब। वो बोलता है भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, मैं आपसे अभी, अगर नहीं है तो अभी मत देना पैसे, बाद में दे देना। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो ये भाई साहब बोलते हैं, कौन? मिस्टर प्रियांश की, कार्तिक का आप काम करना, मुझे आप पैसा देना 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, मुझे आप 1 साल के बाद पैसा देना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके डन। और मैंने उनसे परचेज कर ली, क्या परचेज कर ली, फाइनली मेरे पास मशीनरी आ गई। चलो सर बहुत ही बढ़िया हुआ। अब मुझे उनको पैसा कब पे करना है? आज पे नहीं करना, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनना इस केस को। मुझे पैसा आज पे नहीं करना, थोड़ा इस केस को ठंडे दिमाग से सुनना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आपके काम का केस है। मुझे पैसा आज पे नहीं करना, मुझे कब करना है? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मुझे वो पैसा 1 साल के बाद पे करना है। कितना पे करना है? मुझे पे करना है 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज। हमारे में ये डील हो गई। मैंने कहा, मैंने प्रियांश को कहा, मैं कहा प्रियांश यार तू, मैं तेरे को पैसा 1 साल बाद पे करूंगा, तो पैसा कितना पे करना है? वो बोलता कि 1,10,000 रुपया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं आज पेमेंट करता हूं अभी, अब मैं 1 साल बाद नहीं कर रहा, मैंने कहा अगर मैं अभी पेमेंट करता तो इससे मैं लेता मशीनरी और तेरे को अभी कैश देता ऑन द स्पॉट, तो कितने पैसे देने पड़ते? तो प्रियांश बोलता है 1,00,000 रुपया। प्रियांश क्या बोलता? 1,00,000 रुपया। मैंने कहा भाई ये क्या चीटिंग है, हम दोस्त हैं बचपन के, हम आर्टिकलशिप में साथ रहे थे, ये क्या चीटिंग कर रहे हो तुम मेरे साथ? अगर तुम्हें आज पेमेंट करूंगा तो तुम मुझसे 1,00,000 रुपए मांग रहे हो, लेकिन अगर मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा तो तुम मुझसे 1,10,000 रुपए मांग रहे हो, ये तो नाइंसाफी हुई। तो प्रियांश बोलता नाइंसाफी आपके साथ नहीं हुई, किसी के साथ नहीं हुई सर, मेरा फर्ज है। एक बात बताओ भाई साहब, भाई साहब बोलता है ना क्या करूंगा, एक बात बता भाई साहब, मैं तेरे को, अगर मैं तेरे से 1 साल बाद भी 1,00,000 रुपए ले लूं तो मेरी जेब में क्या बचेगा? क्योंकि मैंने जो तेरे को मशीनरी दी है मेरी खुद की कीमत लगी हुई है ना। मैंने जो जो मुझे मिस्टर, उसने प्रियांश ने कार्तिक को मशीनरी दी है, इसमें तो कॉस्ट भी है मिस्टर प्रियांश की। तो प्रियांश बोलता कि अगर मैं तेरे से 1,00,000 रुपए 1 साल बाद लूंगा तो मेरा तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा, मेरा तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। सुनना है मेरी बात, मेरा तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। अब इसमें एएस आता है 10, एएस 10 बीच में आ गया। 10 बोलता ए इधर आ, मैं बीच में आ गया। मैं बोला सर ऐसी सी बात है, ऐसे ऐसे, ये बन गया हमारा बिचौलिया। मैंने कहा सर मैं कैसे अकाउंटिंग करूं? तो एएस 10 क्या बोलता कि बात मिस्टर जो प्रियांश की है उसकी ठीक है और कार्तिक की भी ठीक है, क्योंकि अगर कार्तिक आज पेमेंट करता तो उसे करनी पड़ती 1,00,000, और कार्तिक 1 साल बाद करेगा तो उसे कितनी करनी पड़ेगी? 1,10,000। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1,10,000 रुपए पे। क्या एक बात बताओ, क्या मैं पीपी के अंदर सारे के सारे पैसे उसकी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा? क्या मन मानता है आपका? मन मानता है आपका?
सर मन तो नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि वो 1,10,000 रुपए जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसको पैसे आज पे नहीं करने। अगर आज पे करने होते तो मैं पूरे के पूरे ऐड कर देता उसकी कॉस्ट के अंदर, क्योंकि वो मेरा परचेज प्राइस है। लेकिन बेटा इसमें तो परचेज प्राइस के अंदर भी इंटरेस्ट का उसने जोड़ के बता दिया कि आज मत ले, 1 साल बाद दे दियो, आज मत दे, 1 साल बाद दे दियो। तो वो बोलता कि ठीक है आज नहीं दूंगा, 1 साल बाद दे दियो, 2 साल बाद दे दियो, 3 साल बाद दे दियो। लेकिन वही बात है, उसका उतना ही इंटरेस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो ऐड होता रहेगा। वो इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन है कितना ये हमें नहीं पता, ये हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। तो क्या मन मानता आपका 1,10,000 से? क्यों? अगर हमने 1,10,000 ऐड कर दिया, हमने जानबूझ के उस असेट की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। और अगर असेट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो हमारे जो इक्विटी है वो बढ़ जाएगी, और अगर इक्विटी बढ़ गई जो हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अगर रिटेन्ड प्रॉफिट बढ़ गया तो यूजर्स को गलतफहमी हो जाएगी। एंड हमारा जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग का, बैलेंस शीट बनाने का, वो है कि हमें यूजर को मिसगाइड नहीं करना। तो एएस क्या बोलता कि भाई आपको बुक करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे। आपकी जो भी कॉस्ट होगी आपको उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर ही बुक करना है। समझिए बेटा, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है इस केस में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 1,00,000 रुपया। अगर मैं आज पेमेंट करता तो मुझे उससे 1,00,000 रुपए पे करने पड़ते। और सर ये 110 में क्या है? ये अब मुझे करने हैं 1,10,000, लेकिन आप बोल रहे हो आपको तो पीपी की कॉस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए। वो कोई भी चीज की हो सकती है बेटा, रॉ मटेरियल की, आपने सामान परचेज किया उसकी, किसी दूसरी चीज की, कोई भी वो चीज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, मान लो ये तो आपका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, लेकिन आपको फाइंड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मानो कैश एंड कैश, इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया 1,00,000 रुपया, और जो बाकी माइनस करो 1,10,000 माइनस 1,00,000 कितना बचा? 10,000 रुपीज। ये क्या है? एएस बोलता इसको आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मानना है। इसको ये जो इन दोनों का डिफरेंस आया, इन दोनों का जो डिफरेंस आया 1,10,000 माइनस 1,00,000 का जो डिफरेंस आया कितना? 10,000। क्योंकि 10,000 हम उसको इनडायरेक्टली इंटरेस्ट की तो पे कर रहे हैं यार। एक बात बताओ ना, हम जो 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 1 साल के बाद, वो क्यों पे कर रहे हैं? हमारे पास अगर पैसा होता तो हम आज ही पे कर देते, लेकिन पैसा नहीं है। पैसे अगर नहीं है तो लेने जाएंगे तो मजबूरी में तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बेटा। तो अगर आप इसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एस बोलता मैं समझदार हूं, मैं आपको ये चालाकी नहीं करने दूंगा, अपनी कॉस्ट को ज्यादा होने नहीं दूंगा। तो ये 10,000 का आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, जितने साल का ही आपका पीरियड होगा। अगर ये पीरियड होगा 2 साल का, कि मुझे 2 साल बाद आप पे करना 1,10,000 रुपया, तो लेकिन एक बात बताओ ना, आज की डेट में परचेज करते हो तो कितना मिलता? 1,00,000 रुपया। 2 साल बाद करोगे तो कितना दोगे? 1,10,000। मतलब 10,000 का इंटरेस्ट आ गया, आया कि नहीं आया? इनडायरेक्टली हमने माइनस कर दिया। तो 10,000 रुपीज आपका अब कितने साल बाद पे करने हैं? 2 साल बाद। तो 10,000 को आपको 2 सालों के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के नाम से बुक हो जाएगा, और पीपी की कॉस्ट के अंदर सिर्फ 1,00,000 रुपए ऐड ही किए जाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके सवाल भी मैं आपको जरूर दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, इसको ध्यान से देखना है। कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है बेटा। फर्स्ट पॉइंट में हमने टाइम लगाया समझने में। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट। कि जो कॉस्ट है आइटम ऑफ पीपी की वो कैश प्राइस है इक्विवेलेंट, मतलब अगर आज देते तो कितना होता। ए पार्ट, इफ हमने अभी ये किया है, इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म। नॉर्मल का मतलब है कि नॉर्मली आपकी टर्म है 30 डेज की, मान के चलो कि आप मुझे 30 दिन तक 1,00,000 रुपए पे कर देना। मैं कहा ठीक है, लेकिन अगर 30 दिन में पे नहीं कर पाए और आपको तो 1 साल बाद पे करना है, तो आप देना 1,10,000 रुपीज।
तो वो क्या होगा, 10,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मल टर्म्स है आपकी, जो नॉर्मल उसके साथ आपका व्यवहार है, अगर उससे दूर पेमेंट जा रही है, मतलब डेफर्ड का मतलब क्या होता है, आप उसको पेमेंट अभी नहीं कर रहे, आप उसको पेमेंट अभी नहीं कर रहे, समझ गए ना। टोटल पेमेंट जो आपने पेमेंट करी, पेमेंट कितनी करी अपने एग्जांपल में, 1,10,000 रुपया माइनस कैश प्राइस इक्विवेलेंट। अपने एग्जांपल में कितना कैश प्राइस था इक्विवेलेंट, 1,00,000 रुपया, तो कितना आया, जो इसमें से माइनस करके आया 10,000 रुपीज। 10,000 रुपया होगा जो इज रिकॉग्नाइज, मतलब 10,000 इज रिकॉग्नाइज एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट। जितने टाइम का क्रेडिट है, मान लो ये 2 साल का क्रेडिट है, तो 5,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस फर्स्ट ईयर में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड 5,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस सेकंड ईयर में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, अनलेस सच इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज। हम जब AS 16 में पढ़ेंगे, अभी नहीं, AS 16 में पढ़ेंगे, अगर वो बोलता कि वो इंटरेस्ट उस असेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बोरिंग कॉस्ट है, क्योंकि वो बोरिंग कॉस्ट है, तब ऐड हो जाएगा। अब बोरिंग कॉस्ट क्या होती है सर, अभी नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएगा उतना सुनो, बोरिंग कॉस्ट जब आएगा तब आपको वापस लेके यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। समझ आया बेटा, इतनी बात आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई ना, बहुत बढ़िया। चलो अगला बी पार्ट। अब एक बार फिर से एग्जांपल, बेटा क्या करें, एग्जांपल तो लेना बहुत जरूरी है बेटा। दूसरा पार्ट, अरे बहुत ही इजी एग्जांपल है, मतलब कि क्या, PPE मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सचेंज्ड फॉर अनदर PPE। सर समझ, सर राइटिंग समझ नहीं आ रही, अरे भाई कोई नहीं, राइटिंग क्या करोगे समझ के, फीलिंग तो समझो, समझ गए ना। चलो, PPE एक्सचेंज फॉर अनदर PPE। मुझे फिर से एक बात बताओ सर, हमें पता था, फिर से बोलने वाले हो, बात बताओ, बात बताओ, चलो पूछो सर, क्या पूछना है हमको, हम बताएंगे भाई, बताओगे ना, पक्का, चलो ठीक है। क्या है, PPE एक्वायर, मतलब आपके पास क्या था, एक बिल्डिंग थी, मान लो, मान लिया, क्या मान लिया, और अभी आपको बिल्डिंग पसंद नहीं है, आपको बिल्डिंग पसंद नहीं है, आपने किया क्या, आपने फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ, प्रयांश के साथ। सर आप तो उसके पीछे पड़ गए हो, भाई पीछे पड़ूंगा, इसने मुझे बहुत तंग किया आर्टिकलशिप के अंदर, यार तंग करता था मुझे आर्टिकलशिप में, तो तंग कैसे करता था, बता दो, थोड़ा सा बता दो, मैं नहीं बताऊंगा ना ना। बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग, मैं आप फिर से, अब मैं नहीं, अब आप जाओगे, मैं तो एक बार, मैं तो ए पार्ट में जाया ना, उसके बाद एक मशीनरी लेने, अब आप जाओगे बिल्डिंग लेने, कि भैया मेरे पास बिल्डिंग है मिस्टर प्रयांश, ओ हेलो प्रयांश, मेरे पास बिल्डिंग है, ठीक है, प्रयांश बोलता हाँ ठीक है, तो मुझे ये बिल्डिंग, आप और इसके पास भी बिल्डिंग है एक, या इसके पास भी एक बिल्डिंग है, मैंने बोला काम कर भाई, तू मेरी बिल्डिंग रख ले, मैं तेरी बिल्डिंग रख लेता हूं, तो मेरी बिल्डिंग रख ले, मैं तेरी बिल्डिंग रख लेता हूं। या इससे भी एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, आपके पास पड़ा है एक कंप्यूटर, ठीक है, अब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने परचेज किया हुआ है ऑलरेडी लैपटॉप, लेकिन आपके पास एक कंप्यूटर पड़ा है, लेकिन ना वो कंप्यूटर फालतू है, काम का नहीं है आपके, लेकिन वो सही चलता है अगर यूज करना, लेकिन आपके काम का नहीं है। सामने एक बंदा है मिस्टर बी, एक बंदा है मिस्टर बी, एक बंदा है मिस्टर बी, उसके पास क्या पड़ा है, उसके पास पड़ा है एक मोबाइल फोन, वो बिल्कुल ही नया मोबाइल फोन है, वो बिल्कुल ही नया मोबाइल फोन है। मैं मिस्टर बी के पास गया, हम मिस्टर बी मेरे पास आया, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिस्टर बी क्या बोलता, आप मुझे कंप्यूटर दे दो, आप मुझे कंप्यूटर दे दो और मैं आपको मेरा मोबाइल फोन दे देता हूं, आप मुझे कंप्यूटर दे दो, मैं आपको मेरा मोबाइल फोन दे देता हूं। इसलिए क्या बन गया, दिस इज एक्सचेंज ऑफ PPE, जिसके अंदर पैसे का कंसिडरेशन नहीं होता, जिसके अंदर पैसे का कंसिडरेशन नहीं होता। या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे अपना कंप्यूटर दे दो, मैं आपको अपना मोबाइल फोन दे देता हूं और साथ में आपको 10,000 रुपीज का कैश भी दे देता हूं, ऐसा भी एग्जांपल होता है। मतलब उस केस में क्या हुआ,
पैसा भी आ गया प्लस एक्सचेंज हो गया। जब कोई चीज एक्सचेंज होती है ना इन आपस में, जब ये चीजें आपस में एक्सचेंज हुई हैं, मतलब इसके अंदर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन तो हुआ है ना मोबाइल फोन और कंप्यूटर का, लेकिन वो पैसे की फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमें तो अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ेगी ना बेटा, बिना बिना अकाउंटिंग करे कैसे काम चलता है यार, नहीं चलता ना। तो क्या बोलता है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स के अंदर एट फेयर वैल्यू। आप छोटे लेवल के बच्चे हो इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आप रिकॉग्नाइज करोगे अपनी बुक्स के अंदर एट फेयर वैल्यू। एट फेयर वैल्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, एट फेयर वैल्यू। सर ये फेयर वैल्यू कहां से निकलेगी, आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपसे सवाल नहीं पूछेगा। ये सवाल तो वो सीए फाइनल वाले से भी नहीं पूछता। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये करना है कि क्योंकि बेटा आपके पास कोई कंफर्म तो नहीं है ना इसकी वैल्यू क्या है। अब जो आपने परचेज करी, आपने जो दी, जो उसकी फेयर वैल्यू होगी उस पे हम अपनी अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज हो जाएगी अपनी। ठीक है, चलो ये आ गया बी पार्ट। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। कब 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 मेजर करेंगे, हाईलाइट करो बेटा, फेयर वैल्यू, एट फेयर वैल्यू। कब मेजर करोगे फेयर वैल्यू पे, पीपी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अ नॉन मॉनेटरी असेट। मतलब कि आपने पीपी एक्वायर किया, पढ़ो, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर, आपने सामने वाले से लिया इन एक्सचेंज, किसके बदले में, फॉर अ नॉन मॉनेटरी असेट। मतलब आपके पास एक असेट थी जिसकी वैल्यू पैसे में नहीं थी, जो कि नॉन मॉनेटरी थे, मतलब कैश पेमेंट नहीं किया आपने, आपने सामने वाले से पीपी लिया और आपने एक और दूसरी असेट उसको दे दी, या असेट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। या आपने एक असेट दी, दो दे दी उसके बदले, या आपने एक असेट दे दी और कुछ पैसे दे दिए। समझ गए, आपको मेजर करनी है फेयर वैल्यू पे, अनलेस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू ही अवेलेबल ना हो। इसका क्या करें बेटा, इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास, आपको नहीं पढ़ना। ये काट दो बेशक बेटा, हाँ बेटा काट दो, मैं कह रहा हूं काटो, इसको काट दो। अगर वैसे खाली फोकट में पढ़ना है पढ़ लेना, इसको आप काट देना, यहां से यहां तक काट देना, क्योंकि इतने डीप में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट हो। जितना आपको पता है मैंने उससे ज्यादा ही बताया है आपको। सर आप हमसे क्या कर रहे हो सर, ये तो सरासर चीटिंग है, कटवा रहे हो। कटवाना पड़ेगा बेटा आपके लिए, ठीक है, काट दो बेटा इसको। हमारे काम का जितना हमारे काम का हम उतना पढ़ रहे हैं। अब आती है इलस्ट्रेशन 8। हम इलस्ट्रेशन 8 में जा रहे हैं वापिस, खाते खाते गोता। मैंने क्या बताया, फेयर वैल्यू पर मेजर करनी है। एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड, एंटिटी ए ने लैंड को एक्सचेंज कर लिया विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख। मतलब एंटिटी ए की बुक्स के अंदर, एंटिटी ए के पास क्या थी बेटा, लैंड थी। कैरिंग अमाउंट, मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट आती है उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है बताता हूं, रुको। उसकी कैरिंग अमाउंट है भाई साहब 10 लाख। ठीक है, क्या बोलता है, एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड, एंटिटी ए ने लैंड को एक्सचेंज कर लिया विद द बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर अ कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू एट 25 लाख। क्या बात है। What will be the measurement cost of the asset received? Consider that the entity has commercial substance. Commercial substance. एक बात बताओ बेटा, अगर एंटिटी के पास कॉमर्शियल सब्सटेंस है, अगर एंटिटी के पास कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो वो किस पे मेजर किया जाएगा, वो मेजर किया जाएगा हमेशा फेयर वैल्यू पे, वो मेजर किया जाएगा हमेशा फेयर वैल्यू पर। और अगर एंटिटी के पास
कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है एंटिटी के पास, अब होता क्या है या नहीं है वो आपको नहीं जानना, अगर एंटिटी के पास कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तब वो बुक वैल्यू पर ही माना जाएगा, तब वो बुक वैल्यू पर ही माना जाएगा। बुक वैल्यू का मतलब है अगर आपके पास लैंड है 10 लाख रुपीस की और आप कोई सामान एक्सचेंज कर रहे हो और उसमें अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, लैक हो रहा है, तो आपको मान के चलना है कि लैंड गई कितने की, 10 लाख रुपीस की, और जो सामान आया उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपीस की है। मतलब फेयर वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ना, जो सामान उसको दिया वही सामान वापस ले लिया, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी बुक वैल्यू से ऊपर। और अगर उसमें एक्सचेंज लैग ट्रांजैक्शन, अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है और मान लो आपकी वैल्यू है 10 लाख रुपीस की और आपने एक्सचेंज किया है, उसके अंदर क्या है, आपने 10 लाख रुपीस का क्या दिया, उसको लैंड दिया, और सामने वाले ने आपको क्या दिया, एक तो 50,000 का कैश दे दिया और उसके बदले, और उसके साथ साथ एक दूसरी असेट भी दे दी, तब कितनी अमाउंट पर रिकॉर्ड होगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, तब क्या होगा, 10 लाख रुपए की तो लैंड गई मेरे हाथ से। और मैंने बताया था अगर कोई चीज लैक कर रही है कॉमर्शियल सब्सटेंस, मतलब उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, उस केस में क्या होगा, वो 10 लाख रुपए से ऊपर मेजर नहीं होगी, मतलब हमको उसकी वैल्यू बुक वैल्यू तक रोक के रख देनी है। मतलब कि टोटल बुक वैल्यू कितनी थी, 10 लाख। अब सामने वाले ने क्या दिया, एक तो दिया 50,000 कैश जो आपको मिल गया, और जो बाकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 9.5 लाख। तो मतलब आपको कितने अमाउंट पर उसको मेजर करना है, 9.5 लाख पर, क्योंकि आपको मैक्सिमम 10 ही रखनी है अगर लैक कर रही है। अगर वो लैक नहीं कर रही, मतलब उसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है, इसमें लिखा है ना कॉमर्शियल सब्सटेंस है, देन हमको उसको फेयर वैल्यू में करना है। अब एक क्वेश्चन ध्यान, अब क्वेश्चन पढ़ो, एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश ऑफ 20 एंड प्लांट मशीनरी। भाई साहब क्या बोल रहे हैं, 10 लाख रुपए की लैंड ले लो मेरे से, ले लो बुक वैल्यू जो मेरी बैलेंस शीट में आ रही है, बुक वैल्यू फॉर अ कैश ऑफ 20 लाख। कहता कि 10 लाख के बदले उसने क्या लिया, एक तो कैश ले लिया 20 लाख रुपए, एक कैश ले लिया 20 लाख रुपए, और एक प्लांट एंड मशीनरी भी ले ली 25 लाख रुपए की। समझ गए ना, क्या लिया, प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की। एंट्री करो, क्या एंट्री होगी बताओ बेटा, जर्नल एंट्री करते हैं। चलो आज बहुत टाइम बाद एंट्री करने का इंटरेस्ट आ रहा है। आपके पास लैंड थी, अब लैंड गई, आपने उसको दे दी, तो क्या होगा, टू लैंड, लैंड खत्म हो गई 10 लाख की। सर सही करो ना, ठीक है, लो बेटा लैंड गई, आपके पास आया क्या, एक तो कैश आ गया कितना 20 लाख, और एक क्या आया आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी आ गई 25 लाख की। 10 लाख की चीज आप 45 लाख में दे रहे हो, बाकी क्या बचा, आपका प्रॉफिट। क्योंकि हमको एंट्री तो रिकंसाइल करनी पड़ेगी ना बेटा, जहां भी कोई दिक्कत लगती है एंट्री करके देख लो, उसकी आंसर मिल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, 45 माइनस 10 35 लाख का। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। समझ गए, ये तब है जब आपकी ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, तब उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, इफ अ ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। लेकिन अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इफ अ ट्रांजैक्शन लैक कॉमर्शियल सब्सटेंस, हम उसको किस पे मेजर करेंगे, मैक्सिमम बुक वैल्यू पर ही मेजर किया जाएगा, उसके ऊपर मेजर आप नहीं कर सकते। क्योंकि समझ आ गया होगा आपको, मान लो लैंड है 10 लाख की गई यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम इसके ऊपर मेजर नहीं हो सकता, मतलब उसका ना तो कोई प्रॉफिट बनेगा ना कोई लॉस बनेगा। और कैश आया आपके पास 50,000 रुपए का, तो बाकी अमाउंट कहां जाएगी, जो असेट आया उसमें जाएगी ऑटोमेटिकली 9,50,000 रुपीज। ये हो गया आपका, एंड ये आपका होमवर्क हो जाएगा बड़े आराम से। देखो एंटिटी ए ने कार एक्सचेंज करी, कार की बुक वैल्यू कितनी है 13, एंटिटी ए ने कार एक्सचेंज कर ली, मतलब कार गई, उसकी बुक से कार गई, क्योंकि अब कार नहीं है उसके पास ना, कार गई, चली गई, तो कार क्या हो गई हमारी, टू कार। कितने की बुक वैल्यू थी बेटा, 13 लाख की। बहुत सिंपल है यार, इतना सिंपल अकाउंट्स आपके लिए मैं खोलने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल ही अकाउंट्स बना दूंगा। आप बोलोगे सर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 13,25,000। क्या बात है। फॉर कैश ऑफ 15,000,
एंड कार वाई द ट्रांजेक्शन लैक। बेटा ये देखो, ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजेक्शन तो कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर गई, लेकिन बेटा जो कार एक्सचेंज करी और जो कार ली उसकी वैल्यू कितनी है, 13,25,000 फेयर वैल्यू। हम इसको फेयर वैल्यू पे कब मेजर करते, हम इसको फेयर वैल्यू पे तब मेजर करते जब ये ट्रांजैक्शन के अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस होता, लेकिन यहां पे कॉमर्शियल सब्सटेंस हो लैक कर गया, अब नहीं है, तो कैसे मेजर करोगे इसको, इसको फिर हम मेजर करेंगे बेटा, इसको हम मेजर करेंगे बुक वैल्यू पे। कैसे, हमारे पास क्या आया, एक तो 15,000 का कैश भी आया, सामने से लिखो कैश अकाउंट डेबिट, आपके पास आया ना कैश 15,000 का डेबिट, जो बाकी बचा बैलेंस की फिगर वो आपकी कार बन जाएगी। क्या क्या एक्सचेंज किया, कार ही किया ना, हाँ कार वाई, तो कार वाई आ जाएगी कितने की, 12,85,000 रुपीज की बैलेंसिंग फिगर। तो ये भी यहां पे आ रही होगी 12,85,000 रुपीज। समझे या नहीं समझे, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आता है सी पार्ट, पीपीई। सर ये क्या, सर बेटा बहुत आसान के, एक बात बताओ मुश्किल है क्या आसान है, आसान है ना, बस फिर अगला क्या है, पीपी परचेज फॉर अ कंसोलिडेटेड प्राइस। कंसोलिडेटेड प्राइस, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ मुझे, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ। कंसोलिडेटेड का बेटा मतलब होता है आपने 4-5 असेट परचेज कर ली जिसकी वैल्यू एक ही है, मतलब कि ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा ये नोट्स के अंदर, नहीं तो भूल जाओगे बाद में, नहीं बाद में भूल जाओगे। मतलब आपने 5 असेट परचेज करी, फॉर एग्जांपल एक आपने परचेज किया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये आपने परचेज कर ली। इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ही सोल्व, चलो आपके मैं क्वेश्चन ही सोल्व करा देता हूं। लैंड परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, फर्नीचर परचेज किया, कंप्यूटर परचेज कर लिया, ठीक है। आपने 4 थिंग्स परचेज कर ली, लेकिन आपने बोला कि यार मुझसे एक साथ इनका, मुझसे पैसे नहीं दिए जाएंगे अलग अलग, आप मुझे चारों चीजों का एक बताओ भाव क्या है, मेरे पास बहुत पैसा, मुझे भाव बता दो। वो बोलता जी इन चारों के लगेंगे 10 लाख रुपए। उसने एक एक की नहीं बताई, उसने चारों की वैल्यू बता दी, मतलब कंसोलिडेटेड प्राइस, कंसोलिडेटेड प्राइस, वो बोलता चारों की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो प्रैक्टिकल आप मिनट में कर दो सॉल्व इसका। अभी आपको मैं करके दिखा रहा हूं, आपने परचेज करी 10 लाख रुपए की। अब एक बात बताओ, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो लैंड, आपको पता है लैंड अलग से शो होती है, बिल्डिंग अलग से शो होता है, फर्नीचर अलग से शो होता है, कंप्यूटर अलग से शो होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करोगे, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, दिक्कत खड़ी होगी ना, क्योंकि हमने तो उसको पैसा तो सेपरेट तो दिया ही नहीं है। अगर हम सेपरेट सेपरेट पैसा देते फिर तो बात ही खत्म थी ना यार, कि लैंड कितने पैसे हैं, बिल्डिंग कितने, खत्म करो यार। लेकिन आप बोले कि नहीं भैया मुझे सेपरेट सेपरेट नहीं देना यार, आपको तो एक ही चाहिए था, लेकिन अब आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, दिक्कत तो आपकी जगह फंस गई ना। अब आपके बॉस ने, आपकी कंपनी के जो कंपनी का हेड है, उसने सारे के सारे एक साथ परचेज कर लिए एक ही प्राइस के अंदर, दिक्कत तो आपको आ गई ना। अब आपको इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लैंड की कितनी वैल्यू है, बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, फर्नीचर की कितनी वैल्यू है, एंड कंप्यूटर की कितनी वैल्यू है। फिर आप हो गए हो बेबस, आपको कुछ नहीं पता। अब आप जाते हो AS 10 के पास, हे गुरु, हे मेरे परम मित्र, बताओ मैं क्या करूं, मैं तो मझधार में फंस गया हूं, मुझे कुछ इशारा दो। वो बोलता बड़ी सिंपल सी बात है यार, कहता मार्केट में ये पता कर इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। मतलब कि अगर मार्केट में मैं इस लैंड को, सिर्फ इस लैंड को परचेज करने जाओ तो मुझे कितने पैसे जेब से खर्च करने पड़ेंगे।
और वैसे ही बिल्डिंग को अगर मैं आज परचेज करने जाऊं तो मुझे जेब से कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वैसे ही फर्नीचर, वैसे ही कंप्यूटर। इसको एएस ने नाम दे दिया, इसको एएस ने टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर नाम दे दिया स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है? सिंगल असेट। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मतलब कि बेटा जो जो इनके स्टैंड अलोन प्राइस होंगे, मान के चलो इनके स्टैंड अलोन प्राइस कितने हैं, मैं एक्सपेक्ट से करता हूं इसका प्राइस है सर मान के चलो 2 लाख, लैंड का, बिल्डिंग का है 5 लाख, फर्नीचर का है 50,000, एक मिनट, और कंप्यूटर आपने काफी परचेज की थी, इसका प्राइस है 3 लाख, लेकिन आपने सभी के लिए कितने पैसे पे किए हैं? 10 लाख। सब सही है ना, क्योंकि आपने सभी के लिए, इन चारों के लिए कितने पैसे पे किए हैं? सिर्फ 10 लाख रुपए। तो एएस क्या बोलता, जो जो इनका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, ये इनका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, इसका 2 लाख, इसका 5 लाख, इसका 50,000, इसका 3 लाख, आपको 10 लाख रुपए इनकी जो रेशो निकलेगी चारों की उसमें एलोकेट हो जाएंगे। इनकी जो भी रेशो आएगी उसमें एलोकेट हो जाएंगे। मतलब ये किस रेशो में एलोकेट होंगे बेटा? ये होंगे 2:5:0.5:3। इस रेशो के अंदर 10 लाख रुपीस को एलोकेट किया जाएगा। ठीक है बेटा, ये रहा इसके अंदर where several items of PP are purchased for a consolidated price, the consideration is apportioned to the various items on the basis of their respective fair value at the date of acquisition। अगर आपको फेयर वैल्यू नहीं मिलती, आप नहीं मेजर कर पा रहे, तब भी आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी। आप दूसरे से पूछ लो, कहीं से पूछो, लेकिन आपको फेयर वैल्यू लगानी पड़ेगी पता आप, क्योंकि बैलेंस शीट में वो सेपरेट करना मैंडेटरी है। आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते बेटा, आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगला डी पार्ट, पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर अ फाइनेंस लीज। बेटा इसके लिए एक सेपरेट इंडियस है, एएस, इंडियस की निकल जाती है ना, मैं फाइनल को पढ़ाता हूं इसलिए। एएस है, एएस 19 लीजिस का, उसमें इसका ट्रीटमेंट होगा, आपको नहीं पढ़ना, ये ग्रुप 2 के अंदर है। अगला आता है गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कई बार क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सब्सिडी दे देती है कि आप काम करो, ये बिल्डिंग लगा लो। मान लो गवर्नमेंट बोलती है, अभी आपको पता होगा इलेक्शन है, कहां इलेक्शन है? बंगाल के अंदर। गवर्नमेंट क्या बोलती है? बंगाल के अंदर तुम फैक्ट्रियां लगाओ, बंगाल के अंदर तुम फैक्ट्रियां लगाओ। अगर तुमने फैक्ट्री लगाई 1 CR की, 1 करोड़ की, अगर तुमने 1 CR की फैक्ट्री लगाई, हमें तुम्हें 10 लाख रुपए की छूट देंगे। 10 लाख रुपए की हम तुम्हें क्या देंगे? ग्रांट देंगे। 10 लाख की क्या देंगे? ग्रांट देंगे। किसके लिए ग्रांट दोगे? फैक्ट्री लगाने के, पीपीई लगाने के। तो उसमें एक और एएस उठ के आ जाता है जिसका नाम है एएस 12 गवर्नमेंट ग्रांट। ये भी हमको पढ़ना है ग्रुप 1 के सिलेबस के अंदर। तो सारे के सारे एएस इंटरलिंक हैं। वो क्या बोलता कि जो आपकी पीपी की वैल्यू है 1 करोड़, उसमें से आप काम करना, जितनी आपको पैसे मिले किसके? गवर्नमेंट ग्रांट के, उसमें से अगर आप चाहते हो, में लिखा है बेटा, में हाईलाइट करो, शैल में, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे एएस 12 के अंदर। अगर आप चाहते हो तो उसको 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए माइनस कर देना और अपनी बैलेंस शीट के अंदर 90 लाख रुपीस की पीपी की कैरिंग अमाउंट शो कर देना, शो कर देना। समझ गए दोस्तों? समझ आ गई ना? चलिए, ये सारा हो गया तामझाम इनिशियल रिकग्निशन का। अभी तक हमने पढ़ा वो हो गया हमारा इनिशियल वाला। सर क्वेश्चन तो सॉल्व किए नहीं प्रैक्टिकली, बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भर भर के दूंगा, चिंता मत करो, उसको पढ़ के जरूर आना यार। जब तक नहीं पढ़ के आओगे पिछला अगला पिछला समझ नहीं आएगा आपको पढ़ना पड़ेगा। आज भी काफी हमने कवर किया लेक्चर के अंदर, आपको हर चीज के बारे में मैंने डीपली समझाया, क्योंकि अगर वैसे ही समझाना होता, रांधुनी कटवानी होती तो बहुत ही बढ़िया बात थी, बहुत ही आसान था। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं यार, आपसे हर चीज डिस्कस करी है, हर चीज समझी है हमने। ये चीजें आप खुद के भी नोट्स बनाना, और उसके आपको शॉर्ट नोट भी अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। अगले लेक्चर में बात करेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। एंड लेक्चर को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके लिए काम हो रहा है प्रॉपर का प्रॉपर। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक ख्याल रखना, खुश रहना एंड
हिम्मत मत हारना। ठीक है, आपका दोस्त केजे, बाय।